आईपीएससी की कोऑर्डिनेटर रही, बहुत ही एक्टिव डायनेमिक हैं और आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपको बहुत स्पेशली इसलिए चाहते हैं कि आप हमारे साथियों को अपने अनुभव से लाभान्वित करें। बाद मैडम पावकी देवी में प्रिंसिपल के रूप में गई। पावकी देवी नहीं, मेरे से पोखरी में मैडम विश्वविद्यालय में आ गई थी और मैडम को बहुत लंबा चौड़ा है। और विश्वविद्यालय में आप क्या कहते हैं डिजाइनिंग में भी आपका काफी अच्छा सहयोग रहा। हमारे साथ की मेंबर रही वहाँ पर, एकेडमिक काउंसिल में काफी एक्टिवली रोल प्ले किया। तो मैडम को लगा कि प्रशासनिक सेवा में ही रहना उचित है और वापस प्राचार्य के पद पर वापस आ गए। ऑप्शन आपने लिया। प्राचार्य है मैन बाग में प्राचार्य के पद पर सुशोभित है। तो आपका तो अनुभव बहुत लंबा चला है। आपके जो इतने अच्छे वक्ता है, बहुत ही अच्छी लीडरशिप है। हम समझते हैं कि आने वाले समय में मैं अपने साथियों को बताऊं कि आपके डायरेक्टर हमारे मतलब होंगे। बहुत लंबा आपका समय है, टेन्योर है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए बीच में ज़्यादा व्यवधान लगूंगा, बाद में फिर कहूंगा आपके जो भी वो होंगे। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वार वेलकम करता हूँ। इस समय सभी लोग आपको सुनने के बहुत ही उत्सुक हैं। तो मैं अपने साथी से कहूंगा इसको कैरी ऑन कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. You are heartily welcome, madam. Almost all of are newcomers. We need your guidance for NEC. Thanks a lot, madam, for giving us time from your busy schedule. Here some professors have problems. They will put their problem before you. Please help us. Each of us will put our problem one by one. I invite criteria first, Mr. Barney or Dr. Neelam madam. If हाँ, ये डॉक्टर अनुपम त्यागी जी। अनुपम त्यागी जी। हाँ, ये कोऑर्डिनेटर कौन है आईपीएससी या नैक के? यस मैम। अनुपम त्यागी जी। जी मैम, अनुपम त्यागी जी। एक मिनट, अनुपम त्यागी जी आप कोऑर्डिनेटर हैं? जी ये मैम, मैं नोडल का दायित्व देखा। अच्छा, आप हैं अनुपम त्यागी जी? नहीं, जी 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 जी, मैम, मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, अनुपम त्यागी जी आप हैं। तो मैं ये चाहूँगी, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ। प्रिंसिपल डॉक्टर डीपी भट्ट सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया आज कि मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करूं। और एक जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है इस समय हम सभी के सामने, हम सभी को नैक करवाना है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं पहले एक बहुत ही शॉर्ट सा प्रेजेंटेशन कर दूँ, और उसके बाद फिर आप लोग एक एक करके उसमें क्वेरी करते रहिएगा, है ना। तो एक प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, बहुत शॉर्ट प्रेजेंटेशन रहेगा, वो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। और उसके बाद फिर आप एक एक क्राइटेरिया में जैसे आप लोग की जो भी क्वेरी हैं वो आप करिएगा। तो ये सही रहेगा भट्ट सर, सही रहेगा ये? एकदम सही है, सही है। ठीक है, बहुत शॉर्ट प्रेजेंटेशन, वो आप लोग जानते भी हैं, लेकिन एक रिवीजन सा हो जाएगा। तो मैं शेयर करती हूँ, स्लाइड शेयर करती हूँ। ये स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? जी 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 मैडम, दिख रही। ठीक ठीक ठीक। इसको मैंने स्लाइड शो में कर दिया है, और ये चेंजिंग स्लाइड्स दिख रही होंगी आप लोगों को। ज़रा मैं चेंज कर रही हूँ, आप बताइएगा ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ये स्लाइड चेंजिंग दिख रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल, चेंजिंग जी शो हो रही है मैडम। मैम। ठीक ठीक बिल्कुल ठीक है। विजिबल भी है, ऑडिबल दोनों है। ठीक ठीक। तो मैं पहले ये चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कर दूँ, और ये अच्छा है कि जी ये जी एक इंटरेक्शन प्रोग्राम है, और ये चूँकि बोथ साइड कम्युनिकेशन होगा तभी फ़ायदा होगा, पर चीज़ें एक बार को रिवाइज हो जाएंगी। सो लेट अस जी स्टार्ट मैडम। विद दी 7 क्राइटेरिया।
तो बिफोर स्टार्ट करने के पहले एक और भी इसका स्टेप होता है जिसमें ये पता होगा कि कैसे हमें IIQA सबमिट करना है, कैसे हमें SSR सबमिट करना है। तो वो चीज़ें सबमिशन के दौरान है कि किस स्टेज पे जाना है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से वो स्टेज अभी नहीं है। अभी आप लोग शायद SSR अब प्रिपेयर करेंगे पहले, उसके बाद ही वहाँ जाएंगे सबमिशन के लिए। तो वो वाला जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो मैं स्किप कर रही हूँ, उसको कभी और करेंगे। वो प्रेजेंटेशन कभी और करेंगे जिसमें वो सारे टेक्निकल बातें हैं कि कैसे हमें IIQA जमा करना है, उसके कितने दिन बाद SSR होता है। और लेकिन अभी जो मैं करने जा रही हूँ दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ 7 क्राइटेरिया, और उस क्राइटेरिया में कैसे कैसे तैयारी करनी है हर एक क्राइटेरिया में, कि हमें एक्चुअली जब SSR बनाना है तो कैसे हमें बनाना है, वो उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता होंगी, मैनुअल आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी जैसे आपको पता है कि जो भी असेसमेंट है NAAC का दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ 7 क्राइटेरिया एंड द टोटल मार्क्स आर ऑफ 1000 मार्क्स का होता है टोटल असेसमेंट, और इसमें मार्क्स डिवाइड होते हैं, 7 क्राइटेरिया में मार्क्स डिवाइड होते हैं। सो द फर्स्ट इज़ द करिकुलर आस्पेक्ट विच इज़ ऑफ 100 मार्क्स, then teaching, learning and evaluation 350 marks. So the most important criteria for colleges is teaching, learning and evaluation. This is the most important. It has the maximum marks which is 350. Then research, innovations and extensions 110 marks. So these markings are for the college. I am showing only the marks which is concerned with the affiliated college. So when you download the manual, then you have to keep in mind that the manual should be a correct manual, that is the manual should be of the affiliated college, and there is a current manual of June 2022, so that is the recent manual. So these datas are taken from the recent manual. Then the fourth criteria is infrastructure and learning resources 100 marks, student support and progression 140 marks, governance, leadership and management 100 marks, institutional values and best practices 100 marks. So these are the basic criteria. Now let us go one to one into each criteria. So the first is the curricular aspect which is of 100 marks. So in this curricular aspect again there will be key indicators. So we have again 4 questions and there will be sub questions inside these key indicators. The first is the curriculum planning and implementation. So in this criteria there is not much to do in the planning, because this planning is done by the university, and if anyone is the member of BUS from the college then that person may participate in the BUS. The main thing is the implementation, how we implement the things in our college. So this is the implementation part is more important for the college purpose. So we have to write this in the part of the implementation. Then the academic flexibility. Again there are some marks which are allotted and that marks I have written here. Then academic flexibility. There is some echo. Kindly mute बदला जी your अपना माइक sound. बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए बदला जी आप। Then academic flexibility. Academic flexibility means how rich is our syllabus, and there is also in academic flexibility there is also the value added courses. So value added courses means what the extra courses or add-on course which we are going to apply in our college for the students. So we will discuss much more in this when you will raise your questions. Then curriculum enrichment. Curriculum enrichment means how enrich our curriculum, like the professional ethics, gender values, human values, environment and sustainability. All these issues which are current issues of the society, these issues are included in our syllabus or not. So that is under the curriculum enrichment. Then feedback system. So in feedback system we have to take the feedback of all the stakeholders. All the stakeholders means who are the stakeholders of the higher education? The students, the teachers, parents, alumni and the employer.
So these are basically 5 stakeholders, and we have to take the feedback from all the stakeholders. So we can form the feedback form in terms of or in form of the Google form, and then we can collect the feedback from all the stakeholders in the Google form. Then that Google forms will be collected, and that feedback will be analyzed, and then there will be action taken report. मीन्स आप उसको कलेक्ट करेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे कि जो फीडबैक हमें मिला है वो फीडबैक क्या वो कह रहे हैं. जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स के लिए है फीडबैक, तो स्टूडेंट्स का जब फीडबैक फॉर्म बनाते हैं देन देयर विल बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस होंगे, और उसमें जो कॉलेज की फैसिलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. तो जब उसको एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, वो किन चीज़ों को पॉजिटिव कह रहे हैं और किन चीज़ों को नेगेटिव बता रहे हैं, और उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो उसको एनालाइज करके फिर उसमें जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसे कोई एक्शन लेना पड़ेगा कि अगर किसी चीज़ को वो बार बार सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. And this is not only for the student feedback, but this will be applicable for all type of the feedback, that is for the employer, for the parents, for the teachers, and also for the alumni. So these are the key indicators for the curricular aspects. Then come to the next, which is the teaching, learning and evaluation process. So in this student enrollment and profile, so there is not much to do in this. Whatever data is in the college office, that data will be tabulated. So that is the student enrollment and profile. Then student teacher ratio, this is also whatever data is in the office, that data using the staff statement one can summarize the second point also, student teacher ratio. Then teaching learning process, so in this the teachers have to do something, that is they how actively they can participate in the teaching learning process, means using the ICT tools, and also to the participation of a student is also important. So that is a important point in which there is a lot of innovation which any teacher can do. तो यहाँ पे टीचर्स को वर्क करने की ज़रूरत है. जो पहले 2 क्राइटेरिया हैं इसमें आपको कुछ ऐसा विशेष नहीं करना है, जो कॉलेज में है उसी को का केवल डेटा बनाना है, क्योंकि स्टूडेंट जितने इनरोल हैं उसमें ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं. और स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है, जो भी टीचर हैं वो सारी चीज़ें जो भी हैं इसमें कोई भी हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं. जो है कॉलेज में डेटा उसी को बस समराइज़ करना है. कैसे समराइज़ करना है उसको भी हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे. लेकिन टीचिंग लर्निंग में काफ़ी कुछ करने के लिए है, जिसमें आईसीटी को प्रोत्साहित किया जाए. कॉलेज में आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि वीक में हर क्लास में कम से कम 1 लेक्चर आईसीटी के थ्रू डिलीवर करें. अगर स्मार्ट क्लासरूम है तो उसको यूटिलाइज़ करें, और भी इसमें जो भी इनोवेशन आप कर सकते हैं. देन टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी, इन दिस क्राइटेरिया ऑल्सो वी कैन नॉट डू मच. जो भी टीचर्स हैं उसमें ये सब पूछा जाता है कि कितने नेट हैं और पीएचडी हैं, एमएससी हैं, मतलब उनकी क्या एलिजिबिलिटी है और क्या उनकी डिग्री है. तो वो सारी चीज़ें में भी मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, जो है उसे बस आपको समराइज़ करना है. और उसके लिए वो टेम्पलेट दिया हुआ है, वो टेम्पलेट पे भी हम लोग आगे अभी डिस्कशन करेंगे. देन इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स. इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स में भी बहुत कुछ कॉलेज लेवल पे नहीं हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी. सो बट वी कैन सजेस्ट द थिंग्स फॉर द रिफॉर्मेशन टू द यूनिवर्सिटी. But in the internal evaluation we can do lot of things, because now new educational policy have been implemented, and there is 25 marks in each paper in the assignment. So that assignment you can do some internal एग्ज़ामिनेशन इन दी इनोवेटिव वे. जैसे इसमें कुछ मार्क्स मान लीजिए रिटर्न का हो गया, या जो असाइनमेंट है वो सिंपली बच्चों को एक कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें लिखने से अच्छा है कि उन्हें कुछ फील्ड बेस वर्क दिया जाए असाइनमेंट के लिए. तो इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं. इवैल्यूएशन प्रोसेस में जो इंटरनल पार्ट है उसमें हम कर सकते हैं, और वहाँ पे हम नैक के लिए कुछ ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अब फिर से सेमेस्टर सिस्टम आ गया है, क्योंकि अगर कुछ मार्क्स अपने हाथ में रहते
रहते हैं टीचर के तो बच्चे थोड़ा सा कंट्रोल भी रहते हैं और आप अपने हिसाब से बच्चों को गाइड कर सकते हैं। देन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम्स, इसमें जो लर्निंग आउटकम्स है वो प्रोग्राम आउटकम्स एंड कोर्स आउटकम्स वो लिखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें सिलेबस में लिखी हुई हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस है उस सिलेबस में आप देखेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में देयर आर रिटन दी प्रोग्राम आउटकम्स एंड ऑल्सो द कोर्स आउटकम्स। तो उन सारे जो सब्जेक्ट आपके कॉलेज में चल रहे हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस में से जो ऑलरेडी रिटन प्रोग्राम आउटकम्स हैं एंड कोर्स आउटकम्स हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी होगी, सब्जेक्ट वाइज बनानी होगी, सब्जेक्ट वाइज एंड देन ऑल्सो द कोर्स वाइज। जैसे पहला पेपर फिर दूसरा पेपर, पहले एक सब्जेक्ट लिया, मान लीजिए ज्योग्राफी लिया, फिर उसमें जितने भी पेपर हैं उनका लिख दिया कोर्स आउटकम, फिर दूसरा सब्जेक्ट लिया फिर उसका कोर्स आउटकम लिखेंगे। तो इस तरह से आपको हर एक करना पड़ेगा। अब चूँकि सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये भी एक अच्छी बात है कि यू हैव टू नॉट डू मच, मतलब आपको अपने से कुछ कोर्स आउटकम वगैरह नहीं लिखना है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है सिलेबस में और जो लिखा है बस आपको उसकी कॉपी करके उसकी लिस्टिंग कर देनी है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस में फिर रिज़ल्ट देना होता है, तो वो रिज़ल्ट जो है उस रिज़ल्ट को समराइज़ करना होगा। देन दी स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। ये स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे ये नैक अपने आप ही कराती है। ये अपने आप इसमें जब आप सबमिट करेंगे, जब आप रजिस्टर करेंगे नैक के लिए, तो वो आपसे SSR भी आप सबमिट करेंगे तो उस समय वो आपसे स्टूडेंट की लिस्ट मांगेंगे। वो ये कहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट इनरोल्ड हैं इन द करेंट ईयर, जैसे जो हम डेटा सबमिट करते हैं वो डेटा तो हम पिछले 5 साल का करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अगले साल आप 1 जून के बाद अगर नैक के लिए IIQA सबमिट करते हैं, नैक असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन के लिए, तो जो इस साल तक का जो डेटा होगा और इसके पिछले 4 साल का, वो डेटा आपका 5 साल का डेटा माना जाएगा। लेकिन जब हम जो साल सबमिट करेंगे वो करेंट ईयर होगा और करेंट ईयर में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एक्चुअली उन स्टूडेंट का वो डेटा मांगते हैं। जितने स्टूडेंट एनरोल्ड होंगे उन स्टूडेंट्स में से 50%, मिनिमम 50% स्टूडेंट्स का डेटा वो आपसे मांगेंगे। उसमें क्या क्या मांगेंगे, उसमें वो स्टूडेंट नेम मांगेंगे, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है वो, और उनका ईमेल मांगेंगे। तो उस ईमेल पे वो सारे स्टूडेंट्स को एक फीडबैक फॉर्म भेजेंगे। एक तो फीडबैक आपने कलेक्ट कर लिया, जो फीडबैक सिस्टम पहले वाले में था, फर्स्ट क्राइटेरिया में था, वो डिफरेंट है, वो आपका इंटरनल है। लेकिन ये जो स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे है इसमें नैक खुद ही उन बच्चों को ईमेल करेगा। जैसे आपको मिनिमम 50% स्टूडेंट का डेटा देना होगा, फिर उन स्टूडेंट को वो ईमेल करेंगे, एक फॉर्म, गूगल फॉर्म ही होगा शायद, वो एक फॉर्म वो ईमेल करेंगे, फीडबैक फॉर्म ईमेल करेंगे और उसका उन्हें जवाब देना होगा। तो वो एक सर्टेन टाइम रहता है, 10 दिन के अंदर उन्हें बच्चों को जवाब देना होगा। तो वो ये देखते हैं कि जितने बच्चों को आपने दिया है, उस जितने बच्चे इनरोल्ड हैं उसका 10% या मिनिमम 100, इस तरह का अगर उनको मिल जाता है डेटा, तभी वो इस क्राइटेरिया को इवैल्यूएट करेंगे। अगर मान लीजिए बच्चों ने नहीं दिया, फीडबैक नहीं सबमिट किया, तो फिर ये इसमें मार्किंग 0 हो जाएगी। या अगर बहुत कम बच्चों ने दिया, जैसे 10% बच्चों ने भी नहीं दिया अगर, तो फिर वो इस क्राइटेरिया को इवैल्यूएट ही नहीं करेंगे और इसमें सीधे 0 दे देंगे। तो ये भी बच्चों को हमें प्रैक्टिस करानी होगी कि बच्चे ईमेल से के प्रति जागरूक रहें, अपना ईमेल क्रिएट करें और ईमेल क्रिएट करके फिर वो जब नैक उनको भेजता है फीडबैक फॉर्म, तो वो उसको फिलअप करके वापस भेजें नैक को। तो इसमें भी यहाँ पे सजग रहने की ज़रूरत है और इस पे भी बच्चों को ईमेल के प्रति वो फ्रेंडली रहें, ईमेल चेक करें, ये सब उन्हें सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक मॉक सर्वे भी जैसे आप अपने यहाँ करा सकते हैं ऑनलाइन टाइप का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, और इसकी मार्किंग भी काफ़ी ज़्यादा है, 60 मार्क्स है। So now the next criteria, which is the research innovations and extension. So it is of 110 marks. Resource mobilization for research.
इसमें प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे आपके यहाँ तो उसके ये मार्क्स हैं। फिर इनोवेशन इकोसिस्टम, इसमें वो ये कहते हैं कि आपने कोई ऐसा इंक्यूबेशन सिस्टम या कोई स्टार्टअप के लिए कोई ऐसा इनोवेशन सिस्टम बनाया है जिससे दूसरों को भी फ़ायदा होता हो। जैसे कि आपके आसपास जो सोसाइटी है उनके लिए या अपने कॉलेज के लिए भी या स्टूडेंट के लिए भी कोई ऐसा स्टार्टअप, मतलब कोई इंक्यूबेशन सिस्टम जिससे कि वो लर्न करें और उनको वहाँ पे इंक्यूबेशन सिस्टम मतलब कि जहाँ से उन्हें मदद मिल सके, भले ही फाइनेंशियल मदद ना मिले, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई नॉलेज संबंधित, मतलब आप उनको कोई चीज़ बता रहे हो, इस तरह का कोई सिस्टम हो, तो ये आप लोग आपस में बैठ करके देख लीजिए कि अगर वहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा इनोवेशन सिस्टम, कोई इकोसिस्टम वहाँ डेवलप कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए उससे अपने कॉलेज लेवल पे, जिसमें कुछ चीज़ें एक दो लोगों से कोलैबोरेट कर लीजिए, जो रिसोर्स पर्सन आके कुछ बता सकें, कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनको कुछ वहाँ पे जो चीज़ें उपयुक्त हों उनके लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो इसमें भी कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। देन रिसर्च पब्लिकेशन एंड अवार्ड्स, ये तो बिल्कुल वो चीज़ें हैं जो टीचर्स अपना पब्लिकेशन करते हैं। इस रिसर्च पब्लिकेशन में दो कैटेगरी होती है, एक तो रिसर्च पब्लिकेशन होता है, दूसरा बुक पब्लिकेशन या चैप्टर पब्लिकेशन होता है। तो रिसर्च पब्लिकेशन में फ़िलहाल ऐसा है कि जो जर्नल्स यूजीसी केयर लिस्ट में हैं उसी को वो मानते हैं, लेकिन आपके जो भी पब्लिकेशन है आप उसको वहाँ पे भेज दीजिए। अब अगर नहीं भी है तो भी हम तो यही कहेंगे कि उसे भी इंक्लूड करना चाहिए, उसका ISSN नंबर वगैरह डालना चाहिए उसमें, और बाकी वो उसे इवैल्यूएट करते हैं कि नहीं, ये आगे की बात है, क्योंकि वो भी अपना प्रोसीजर चेंज करते रहते हैं। अभी जो NAC वर्कशॉप हुआ था उसमें भी ये बात आई थी और लोगों ने कहा था कि आप केवल UGC केयर को ही नहीं बल्कि जो भी पीयर रिव्यूड हैं उनको भी इंक्लूड कीजिए। तो जो भी पब्लिकेशंस हैं उसको इसमें इंक्लूड कीजिए, और टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकेशन करें और ताकि इसमें भी मार्क्स मिल सकें। अगर रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है तो कम से कम बुक राइटिंग कर सकते हैं, बुक में चैप्टर्स लिख सकते हैं। वो इसमें दो कैटेगरी बनती है, एक रिसर्च पब्लिकेशन की, दूसरी बुक चैप्टर्स की या बुक की बनती है। देन एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, तो इसमें कॉलेज में काफ़ी काम हो जाता है। एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में जैसे NSS NCC रोवर रेंजर्स है, इन सब के थ्रू जो भी काम होते हैं, एक्सटेंशन मीन्स कि जो कि हम कॉलेज के बाहर जाके सोसाइटी में काम करते हैं, दैट इज़ द एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। सोशल इश्यूज़ के लिए जो काम करते हैं, तो इन एक्टिविटीज़ में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। NSS NCC रोवर रेंजर्स वो सब कुछ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई एक्टिविटीज़ है, मतलब अगर कोई डिपार्टमेंट भी कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी जो कि हम कॉलेज के बाहर सोसाइटी के लिए करते हैं। एंड देन कोलैबोरेशन, तो कोलैबोरेशन में हर लेवल पे जो भी कोलैबोरेशन है, जैसे मान लीजिए अगर टीचिंग लर्निंग के लिए कभी किसी से कोलैबोरेट किया, जैसे कोलैबोरेशन में मतलब ये नहीं होता है कि जैसे किसी रिसोर्स पर्सन को बुलाया एक दिन तो उसको हम लिंकेज में कह सकते हैं, पर वो एक्चुअली नहीं है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब जैसे किसी संस्था के साथ जब कोलैबोरेट करते हैं, दो संस्थाएं मिलके जैसे कोई काम कर रही हैं, या जैसे लोकल लेवल पे मान लीजिए आपने कभी कोई एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ जैसे स्वच्छता से संबंधित की, तो वहाँ पे अगर नगर पालिका या इस तरह की कोई बॉडी है तो उसको इन्वॉल्व कर लिया, और तो वो कोलैबोरेशन में आ जाएगा कि नगर पालिका के कोलैबोरेशन में हमने ये स्वच्छता एक्टिविटी की। या इस तरह से जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ हैं, उन लोकल बॉडीज़ को भी अगर हम एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करेंगे तो वहाँ पे से हमें कुछ कोलैबोरेशन हम वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये या कोई MOU साइन हुआ है कहीं से, तो वो सब चीज़ें भी इसमें ही आती हैं। तो इस तरह से कोलैबोरेशन को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इसमें भी आप कुछ मार्क्स ले सकते हैं। जैसे एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में कुछ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ जैसे मान लीजिए अगर पेयजल से संबंधित कोई है तो वहाँ पे जल संस्थान को पेयजल संबंधित या जल संरक्षण से संबंधित कोई जागरूकता अभियान कर रहे हैं किसी गांव में, तो जो वहाँ पे जल संस्थान के हैं उनको उसमें इनवाइट कर लीजिए, कोलैबोरेट कर लीजिए। तो ऐसे करके आपको कोलैबोरेशन में कुछ मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि इन सबका डॉक्यूमेंटेशन हो। तो डॉक्यूमेंटेशन लाने के लिए जैसे जनरली होता है कि हम ओरली किसी को इनवाइट कर लेते हैं और वो आ भी जाते हैं, लेकिन इसको डॉक्यूमेंट में लाना ज़रूरी है। जैसे आप बाकायदा उन्हें लेटर लिखें और वो उसमें सहमति दें और फिर वो आएँ, तो इस तरह से वो डॉक्यूमेंट बन जाता है कि हमने कोलैबोरेशन किया था। तो इसमें ये वाला थर्ड क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाता है। अब हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज।
तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी कैन नॉट डू मच हियर। मीन्स कि कुछ चीज़ें तो देखिए इसमें ऐसी हैं कि अगर हम करेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे जो एक्टिविटी बेस्ड है, या जैसे पब्लिकेशन है तो टीचर्स अगर ज़्यादा पब्लिकेशन करें तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं हम ज़्यादा करेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, टीचर्स की प्रोफाइल क्या है, उसमें जो चीज़ें हैं वो वही रहेंगी, क्योंकि वो तो सारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से होता है, हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं, मीन्स आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या हैं। तो अब अच्छा एक ये हो गया है कि जैसे पहले लाइब्रेरी को जब ऑटोमेशन के लिए कहते थे तो हम लोग के पास इतना बजट नहीं होता था कि हम लाइब्रेरी का अपने लेवल पे, कॉलेज लेवल पे सॉफ्टवेयर लगाएं, ऑटोमेशन करें। लेकिन अब चूँकि EG4 सुविधा दे दी गई है और मेरे ख्याल से आपका कॉलेज भी EG4 से कनेक्ट होगा, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेशन में आ जाएंगी। तो ये एक हम लोग को फ़ायदा होगा कि हम अब कह सकते हैं कि हमारी लाइब्रेरी भी ऑनलाइन है, मीन्स उसमें भी ऑटोमेशन है। तो उसमें जो कमियाँ हों उसको और कर लीजिए। इसमें ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत कर सकते हैं उसे किया जा सकता है। IT इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कंप्यूटर वगैरह के बारे में पूछते हैं कि कितना कंप्यूटर है, और इसमें इंटरनेट पे भी बहुत जोर दिया जाता है। तो इंटरनेट के लिए भी गवर्नमेंट ने अब कह दिया है कि आप लोग अपने अपने लेवल पे कीजिए, तो उसे अब कॉलेज अपने लेवल पे कर सकता है। देन मेंटेनेंस ऑफ कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें वो ये पूछते हैं कि जितना बजट आपके पास था उस बजट में से कितना बजट आप मेंटेनेंस पे खर्च करते हैं। जैसे एक तो हुआ कि न्यू फैसिलिटी क्रिएट करना, लेकिन न्यू फैसिलिटी इसमें नहीं आती है, न्यू फैसिलिटी फिजिकल फैसिलिटी में आ जाती है। मेंटेनेंस में केवल वो ये देखते हैं कि जितना बजट ईयरली आपको एलोकेट हुआ था उसमें से कितना पार्ट आपने मेंटेनेंस में खर्च किया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब हम नहीं कर सकते हैं, इसमें जो चीज़ें हमारे पास हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होगी। और जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो जैसे कुछ सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या लाइब्रेरी में जैसे मैगज़ीन वगैरह आ जाए वाचनालय से, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब है स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। तो अभी तक जो चीज़ें जैसे 4 क्राइटेरिया जहाँ तक था उस क्राइटेरिया में हम क्या दे रहे हैं स्टूडेंट को, वो चीज़ें हैं। लेकिन ये जो 5th क्राइटेरिया है, वो 5th क्राइटेरिया ये है कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। हमने जितना कुछ दे दिया है स्टूडेंट को, अब वो परफॉर्म कैसा कर रहा है, वो स्टूडेंट की क्वालिटी पे एक तरह से डिपेंडेंट है। स्टूडेंट सपोर्ट में ये बातें आती हैं कि आप जैसे कैरियर काउंसलिंग में कितने कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम कराते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करा रहे हैं कि नहीं, क्या कोई कोचिंग चलाते हैं, इस तरह की चीज़ें। मतलब स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए आप क्या क्या करते हैं, गेम्स है आपके यहाँ, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, तो वो तो मतलब ये हमारा पार्ट हुआ। स्टूडेंट सपोर्ट में कॉलेज क्या स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहा है, वो वाला पार्ट हुआ। लेकिन अब स्टूडेंट प्रोग्रेशन में भी यहाँ भी रिजल्ट वाली बात आती है कि ये रिजल्ट स्टूडेंट का प्रोग्रेस क्या है। वो ये भी पूछते हैं कि कितने बच्चे हैं जो गेट नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, या जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स हैं उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, इसमें प्लेसमेंट कितने बच्चों का हो रहा है, ये सब वो पूछते हैं, बच्चों का प्लेसमेंट। फिर ये भी पूछते हैं कि वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कितने जा रहे हैं। जैसे हमारे कॉलेज में मान लीजिए अगर ग्रेजुएशन लेवल है तो ग्रेजुएशन लेवल हमारे यहाँ से कंप्लीट करके कितने बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, तो ये सारा डेटा मतलब इसमें रखना पड़ता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बच्चे मतलब टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो केवल जब तक बच्चा यहाँ पे है कॉलेज में केवल तब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि जब वो यहाँ से जा रहा है तो भी हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चा कहाँ एडमिशन लिया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट्स टीचर्स को मतलब वर्क करना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एक्टिविटीज़, तो अभी तक तो ये था कि हम क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कॉलेज क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। अब इसमें यह है कि स्टूडेंट जैसे कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, अगर कर रहे हैं तो उन्हें उसमें कोई प्राइज़ मिली है, एनएसएस में कहीं पार्टिसिपेट किया कोई प्राइज़ मिली है। इसमें जनरली वो ये पूछते हैं कि स्टूडेंट को क्या रिकॉग्निशन मिला, मतलब स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, और अगर कर रहा है तो उसको कोई प्राइज़ भी मिल रहा है कि नहीं, एनएसएस में, एनसीसी में, रोवर रेंजर्स में, और भी जो भी एक्टिविटीज़ हैं। तो एक तरह से ये वाला जो है ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, मीन्स स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है, स्टूडेंट ने कितना अच्छा काम किया, वो चीज़ें इसमें आती हैं। एलुमनी इंगेजमेंट में ये है कि हम एलुमनी को भी कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने कॉलेज के प्रोग्रेस में एलुमनी का कितना इन्वॉल्वमेंट है। जैसे
अब एलुमनी एसोसिएशन तो हर जगह होता ही है, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं वो ये भी पूछते हैं। दूसरा, अगर कहीं एलुमनी, जैसे अब कुछ लोग एलुमनी मीट कराते हैं, जो एलुमनी कहीं अच्छी जगह पे हैं अगर, तो अगर वो कुछ डोनेट कर सकते हैं कॉलेज को। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे से ही डोनेट करें, वो कभी मान लीजिए एज अ रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं उस तरह से डोनेट कर रहे हैं, डोनेट कर सकते हैं। या अगर वो किसी अच्छी कंपनी में हैं तो वो कोई ऐसे प्लेसमेंट फेयर लगवा सकते हैं, ये या वहाँ वो बच्चों को एब्जॉर्ब कराने में कुछ मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब हम एलुमनी को किस किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा तरह से हम इसमें करेंगे वो चीज़ें यहाँ पे आएंगी। फिर गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये पूरा एक तरह से प्रिंसिपल ऑफिस का होता है। इसमें जो 6.4 तक का जो पॉइंट है ये पूरा प्रिंसिपल ऑफिस का है, और इसमें लिखने की ज़्यादातर बातें हैं। इसमें डेटा मतलब जो है उसी को बस कलेक्ट करना है। ये सारा प्रिंसिपल ऑफिस से रिलेटेड है कि लीडरशिप किस तरह से है। जैसे कमेटीज़ वगैरह का इसमें होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो प्रिंसिपल केवल अपने आप ही कर देते हैं या वो कमेटीज़ बनाते हैं और उसको कमेटी के माध्यम से हर एक कितने ज़्यादा लोगों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत ही अच्छे से ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, और आपके कॉलेज में भी बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश्ड होंगी। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसे आप विज़न एंड मिशन होगा कॉलेज का, तो विज़न मिशन है तो उसको उसका बोर्ड बनवा के लगवा दीजिए कॉलेज में बाहर, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ बच्चों को दिखाई दे। तो एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए विज़न मिशन एंड कोर वैल्यूज़ का। फिर विज़न मिशन एंड कोर वैल्यूज़ जो होती हैं उसको जैसे कॉलेज की वेबसाइट पे डाला जाए, या फिर जैसे कॉलेज की मैगज़ीन है या कॉलेज का जो प्रॉस्पेक्टस छपता है उसमें भी विज़न मिशन एंड कोर वैल्यूज़ को जो इनर पेज होता है, फर्स्ट इनर पेज होता है, वहाँ पे उसे दिखाया जाए। मतलब लोगों में ये चीज़ मैसेज जाए कि क्या विज़न मिशन एंड कोर वैल्यूज़ है। स्ट्रेटजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट में वही सारी बातें हैं कि कैसे कैसे आप कमेटीज़ फॉर्म करते हैं, कौन कौन सी कमेटी बनाते हैं। कुछ उसमें इंपॉर्टेंट कमेटीज़ होती हैं, जैसे वुमेन हरासमेंट के लिए है, एंटी रैगिंग है, वो एक रिड्रेसल सेल होता है जिसमें बच्चे अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इस तरह के सेल वो उसमें पूछते हैं, तो जब पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ऐसी जो इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ हैं वो सारी कमेटीज़ बनी हैं कि नहीं, तो वो सारी ऑलरेडी होती ही हैं कॉलेज में। फैकल्टी एम्पावरमेंट, तो इसमें जैसे फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए कितने लोग जाते हैं, और कितने कॉलेज भी क्या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है। तो इसको जैसे कभी आप अपने ही लेवल पे कर सकते हैं। जैसे भट्ट सर हैं तो उन्होंने ही जैसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया, जो आपके कैस के रूल्स हैं या आप में से ही किसी ने ऑर्गेनाइज़ कर लिया, कैस के जो रूल्स हैं उन्हीं को बता दिया। तो वो मतलब लोकल लेवल पे भी आप अपने कॉलेज लेवल पे भी छोटे छोटे प्रोग्राम कर सकते हैं कि जैसे हर में हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएं। जैसे ऐसा ना हो कि ये वाला चीज़ हमारा बिल्कुल निल हो गया। अगर बड़े लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते हैं तो कॉलेज लेवल पे भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हमें मिल जाएंगी कि फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए। इसमें नॉन टीचिंग के लिए भी पूछते हैं कि नॉन टीचिंग के लिए आपने क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। तो इसमें आप वो चीज़ें भी दिखाइए कि जो आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कभी समर्थ पोर्टल के लिए वो इकट्ठा करते हैं, हम लोग को ऑनलाइन इकट्ठा करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तो वो उसमें नॉन टीचिंग भी रहता है जो समर्थ पोर्टल को देखता होगा। या इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कराता है, या कभी डिजिटाइजेशन पे उन्होंने करा दिया ऑनलाइन वेबिनार, तो वो सब भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। वो सारी चीज़ें आप इसमें लाइए कि इस कैसे हम टीचर्स एक तरह से उनका डेवलपमेंट हो रहा है, टीचिंग का भी एंड नॉन टीचिंग का। और कुछ चीज़ें जैसे कभी IQAC है तो IQAC ने सबको इकट्ठा करके आपके जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं या जो लैब असिस्टेंट वगैरह हैं उनको ही कोई डिजिटाइजेशन से संबंधित कोई ट्रेनिंग दे दी या कुछ इस तरह का। तो जैसे ये मतलब कुछ चीज़ें इसमें की जा सकती हैं। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, तो इसमें वो सारी चीज़ें जैसे पूछी जाएंगी, ऑडिट वगैरह होता है कि नहीं, अलग अलग हेड में कितना बजट आता है। तो वो तो जो है उसमें मतलब हम कुछ कर नहीं सकते, जो हमारे पास आता है शासन से उसी को हमें दिखाना है। लेकिन जो मोबिलाइजेशन है तो मोबिलाइजेशन में मीन्स कि जो शासन से बजट आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन हम कितना एफर्ट्स कर रहे हैं, कॉलेज अपने लेवल पे कितना एफर्ट्स कर रहा है। तो जैसे किसी से जो डोनेशन मिल जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं विधायक निधि से मिल गया
दिया, या बड़ा डोनेशन नहीं तो थोड़ा थोड़ा बहुत भी डोनेशन, जैसे किसी ने मान लीजिए पेड़ भी अगर वो देते हैं, जो फॉरेस्ट वाले हैं वो पेड़ लगाने के लिए दे देते हैं, या कोई नगर पालिका है तो वो डस्टबिन दे देती है, मतलब हम, या कोई किसी ने कुछ, किसी फाउंडेशन ने कुछ चेयर्स दी हैं, तो ये चीज़ें इसमें है कि हम कितना ज़्यादा रिसोर्स अपने कॉलेज के लिए मतलब कॉलेज अपने एफर्ट्स करके जनरेट कर रहा है, वो चीज़ें इसमें आती हैं। तो इस पर थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है। देन इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, ये अब हर कॉलेज में होता ही है, IQAC होता है, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आप रेगुलर मीटिंग करते हैं कि नहीं, और जो मीटिंग करते हैं उसको आप टैबुलेट करते हैं, मतलब आपका एक रिकॉर्ड होगा, मीटिंग रजिस्टर होगा जिसमें आप उसे लिखेंगे, और फिर जैसे फीडबैक लेने का जो काम है, स्टेक होल्डर से फीडबैक लेना है, तो वो काम IQAC का ही है कि वो सबसे फीडबैक कलेक्ट करे, उसको एनालाइज करे और उसकी फिर रिपोर्ट बनाए। फिर IQAC का ये भी काम है कि वो देखे, जैसे इसका नाम ही है कि इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, तो IQAC की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद देखे, मतलब प्रिंसिपल कहें उसके पहले IQAC कोऑर्डिनेटर की ये जिम्मेदारी है कि वह देखें कि ये जितने क्राइटेरिया हैं उस क्राइटेरिया में क्वालिटी इन्हेंसमेंट कैसे होगा। जैसे एक तो होता है कि हर चीज़ अपनी अपनी तरह से होती जा रही है, लेकिन IQAC का काम ये नहीं है कि बस जो चीज़ जैसे हो रही है वो होती रहे, आपको उसकी क्वालिटी बढ़ानी है। अगर टीचिंग चल रही है तो टीचिंग की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करेगी, तो इसके लिए आप क्या क्या एफर्ट्स करते हैं, या अगर स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे और अच्छा परफॉर्म करें। तो जहाँ जहाँ भी मतलब गैप्स हैं, जैसे जब आप लोग SSR बनाएंगे, जैसे सब आप लोगों को सबको एक एक क्राइटेरिया बांटा गया है, तो आप जब उसे बनाएंगे तो आप खुद से देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे गैप है। वो जो गैप है वो आपको फाइंड आउट करना है पहले, और उस गैप पे फिर काम करना है कि अगर हम उस गैप में थोड़ा सा और काम करें तो ये हमारे जो इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम की होती है कि वो ये चीज़ देखे कि हमें क्या, और अगर हम अच्छा करें तो वो सजेस्ट करेगा, फिर प्रिंसिपल को वो सजेस्ट करेगा कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। कायदे से IQAC को एक शुरू में प्लान बनाना चाहिए इन द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर, कि हमें इस एकेडमिक ईयर में ये चीज़ें करनी है, और वो प्रिंसिपल को दें और फिर प्रिंसिपल उसको इम्प्लीमेंट करें। फिर उसके लिए कहाँ से बजट आएगा, कौन, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा काम IQAC करे, IQAC का काम है कि वो प्लानिंग करे, और प्लानिंग करके फिर वो प्रिंसिपल को बताएं, और फिर प्रिंसिपल उसको मतलब डिप्लॉय करेंगे कि ये काम कौन कर सकता है, ये काम कौन कर सकता है। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी IQAC की होती है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये 100 मार्क्स का है, लास्ट क्राइटेरिया है। इसमें जो हम एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें भी आती हैं कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड कितने इश्यूज़ लेते हैं, जो करंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अब ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से, हमारे डायरेक्टरेट से आती हैं, जैसे कि क्षय रोगी को गोद लेना है, या स्वच्छता अभियान चलाना है, और ऐसे डेंगू से संबंधित अवेयरनेस करनी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सोशल इश्यूज़ हैं, और उन सोशल इश्यूज़ के लिए हम कितना ज़्यादा सोसाइटी में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, या और भी पर्यावरण संरक्षण, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, ग्रीनरीज हैं। तो इन चीज़ों को हम जितना ज़्यादा सोसाइटी में करेंगे, और दूसरा इसमें कि हम कितना सोसाइटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ में। और वैल्यूज़ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जैसे हारमोनी है, कल्चर है, उसको हम कितना ज़्यादा, या जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रीयता की भावना हम बच्चों में कैसे दे रहे हैं, वो बातें भी इसमें आती हैं। तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस में जैसे अगर टीचिंग लर्निंग है तो टीचिंग लर्निंग में हम ICT को यूज़ कर रहे हैं, ICT को कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। तो वो बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिस जैसे NAAC के साइट पे भी दी रहती है। बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जैसे कोई काम आप कर रहे हैं और आपने अपने लेवल पे उसको कैसे इवॉल्व किया कि वो काम बहुत अच्छे तरीके से हो, उसी को कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिस। तो हर जगह की बेस्ट प्रैक्टिस अलग अलग होती है, जिसको आप जैसे कह सकते हैं जुगाड़ सिस्टम। मतलब जुगाड़ सिस्टम मतलब कि अगर ये काम होना है तो ये कैसे हम किस
तरह से करें कि ये काम बहुत अच्छी तरह से हो। जैसे मान लीजिए कि आपने नोटिस निकाली, पहले आपने नोटिस निकालते थे और यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगा देते थे और बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी कि क्योंकि बच्चे नोटिस बोर्ड पढ़ते नहीं थे। लेकिन अगर बच्चों में नोटिस सर्कुलेट करनी है तो हम कैसे सर्कुलेट करें? तो जैसे हमने जो ई गवर्नेंस का सिस्टम हुआ कि सारे व्हाट्सएप हैं या हम इस पे वेबसाइट पे भी डाल देते हैं, तो जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चल जाता है। तो वो एक मेथोडोलॉजी है। इस तरह की चीज़ों को बेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब किसी भी, जैसे हर क्राइटेरिया की अपनी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। टीचिंग लर्निंग की अपनी बेस्ट प्रैक्टिस होगी, और वैसे ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसकी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस होगी। तो इसमें से कोई 2 बेस्ट प्रैक्टिस वो पूछते हैं कि कोई भी 2 बेस्ट प्रैक्टिस, और उसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है मैनुअल में। आप देखेंगे कि उसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है कि उसकी हेडिंग होती है बेस्ट प्रैक्टिस की, फिर प्रॉब्लम क्या थी, मतलब क्यों आपने ये जो सिस्टम निकाला, तो क्यों निकाला ये सिस्टम, कहीं पे पहले प्रॉब्लम रही होगी, फिर उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने वो मेथोडोलॉजी अपनाई। तो फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और फिर उसमें बताते हैं कि कैसे आपने उस प्रॉब्लम को रिमूव कर लिया। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बेस्ट प्रैक्टिस अपने यहाँ ही इवॉल्व करें। जैसे नैक की साइट पे देखिए, अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिस आपको लगता है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस दूसरे कॉलेज वाले या दूसरे इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एकदम कोई नया इनोवेशन करें बेस्ट प्रैक्टिस में। जो ऑलरेडी बेस्ट प्रैक्टिस है उसको अगर आप अपने यहाँ फॉलो कर लें, सो दैट इज़ ऑल्सो अ बेस्ट प्रैक्टिस। देन इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस, तो इसमें जैसे हर एक व्यक्ति है, तो हर एक व्यक्ति में देखिए 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, सब में एक वही चीज़ें हैं, लेकिन हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग होता है। उसी तरह से जैसे हर इंस्टीट्यूशन है, तो हर इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे एक सिलेबस होगा, वहाँ क्लासेस चलेंगी, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ होंगी, सब कुछ होगा। हर कॉलेज में ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी हर एक कॉलेज की कुछ अपनी विशेष पहचान होती है, जो वहाँ के लोकल लेवल को देखते हुए, वहाँ के बच्चों को देखते हुए, वहाँ के टीचर्स की क्वालिटी को देखते हुए वो इवॉल्व करती है। तो वो जो डिस्टिंक्टिवनेस है उसके बारे में वो यहाँ पूछते हैं कि मतलब क्या थ्रस्ट एरिया है जहाँ पे आपका कॉलेज काम करता है। तो वो चीज़ें इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस में आती हैं, वो यहाँ पे आपको लिखनी होगी। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, सो इन दी टोटल असेसमेंट देयर आर 7 क्राइटेरिया एंड इन दिस 7 क्राइटेरिया 32 की इंडिकेटर्स। तो जो अभी हमने आपको हर स्लाइड में दिखाया वो टोटल मिला के 32 हैं, उनको की इंडिकेटर्स कहते हैं। फिर उस हर की इंडिकेटर्स में फिर सब क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को मैट्रिक्स कहते हैं। तो उन मैट्रिक्स में जब आप मैनुअल देखा होगा आपने, तो वो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो एक क्वेश्चन मीन्स एक मैट्रिक्स है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्वालिटेटिव होते हैं, जिनमें QL लिखा रहेगा, उसके आगे लिखा रहता है मैनुअल में QL लिखा रहता है, वो क्वालिटेटिव मैट्रिक्स होता है। क्वालिटेटिव मैट्रिक्स का मतलब ये है कि वहाँ पे आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, एक पैरा लिखना होता है उसके बारे में। वहाँ आपको कोई डेटा नहीं देना है, वहाँ पे आपको लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल है इसमें करिकुलम इनरिचमेंट का है, की इंडिकेटर 1.3 है। फर्स्ट क्राइटेरिया में जो तीसरा की इंडिकेटर है 1.3, दैट इज़ द करिकुलम इनरिचमेंट। और उसमें वो पूछते हैं इंस्टीट्यूशन इंटीग्रेट्स क्रॉस कटिंग इश्यूज रिलेवेंट टू प्रोफेशनल एथिक्स, जेंडर, ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इनटू द करिकुलम। राइट डिस्क्रिप्शन इन अ मैक्सिमम ऑफ 500 वर्ड्स। तो इसमें आपको कोई डेटा नहीं देना है, इसमें जैसे आपको ये बताना है कि जो हमारा सिलेबस है उसमें ये चीज़ें कहाँ पे हैं, मतलब ये चीज़ें उसमें हैं कि नहीं, और वो होती हैं। जैसे हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री में कहीं प्रोफेशनल एथिक्स होगा, सोशोलॉजी में होता है प्रोफेशनल एथिक्स की बातें होती हैं, सोशोलॉजी या पॉलिटिक्स होगा उसमें कहीं जेंडर की बातें होंगी, ज्योग्राफी है या तो वहाँ कहीं सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, इन्वायरमेंट तो हम लोग पढ़ाते ही हैं, तो पूरा इन्वायरमेंट वहाँ होता ही है। तो आपको देखना होगा कि अलग अलग सिलेबस में वो चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं, तो उसको एक समरी बना करके उसे 500 वर्ड्स में लिखना होगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्वालिटेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। इन क्वालिटेटिव मैट्रिक्स में आपको 500 वर्ड्स में लिखना होगा और फिर उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना होगा। जैसे आपके कह देने से तो वो नहीं मान लेंगे कि नहीं ये ऐसा होता ही है, आपको फिर वो सिलेबस का वो जो पन्ना है वो पन्ना वहाँ स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। तो वो क्वालिटेटिव मैट्रिक्स ऐसी चीज़ों को क्वालिटेटिव मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें 500 वर्ड्स में एक पैरा लिखना होता है।
दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स। क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स में वो सीधे सीधे डेटा मांगते हैं, जैसे कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं, कितने टीचर पीएचडी हैं, कितने टीचर नेट हैं, तो वो डेटा बेस्ड है। उस डेटा, जहाँ भी डेटा बेस्ड होगा तो वहाँ पे टेम्पलेट होगा। अभी अभी आप लोगों से जब मेरा इंटरेक्शन अभी जब करेंगे तो उसमें आप लोगों के पास टेम्पलेट पता नहीं है कि नहीं, तो वो हम आपको बताएंगे। जैसे वो टेम्पलेट दिया रहता है, मीन्स एक्सेल शीट होती है, एक्सेल शीट में वो डेटा भरना होता है। तो आप तुरंत समझ जाइए कि अगर किसी मैट्रिक्स के आगे QL लिखा है तो मतलब वो क्वालिटेटिव है, वहाँ पे 500 वर्ड्स में लिखना होगा, और 2 MB में वो डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में 2 MB डेटा वहाँ पे अपलोड करना होता है। और क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है, अगर उसमें QN लिखा हुआ है तो इसका सीधे सीधे मतलब ये होता है कि वो जो एक्सेल टेम्पलेट होगा, एक्सेल शीट में आपको डेटा भरना होगा, तो उसमें सीधे सीधे नंबर भरने होते हैं कि जैसे आपने कितने एक्सटेंशन एक्टिविटी की ना, उसके नंबर भरने होंगे, तो और फिर उसका भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना होगा। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में ये डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस और भी होता है, जो क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है ये आपको पता होगा कि अब DVV प्रोसेस होता है, मतलब ऑनलाइन होता है, जिसमें कि 70% इवैल्यूएशन ऑनलाइन हो जाता है। डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस बोलते हैं उसे, DVV प्रोसेस। जैसे जब आप ऑनलाइन NAC में रजिस्टर करके IIQA सबमिट करेंगे और उसके बाद जब SSR आप सबमिट कर देंगे, तो SSR सबमिट करने के बाद वो अपने आप ही, पीयर टीम तो तुरंत नहीं आएगी, वो अपने आप ही 1 महीने तक DVV प्रोसेस करेंगे, डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो जितने भी क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स हैं उन मैट्रिक्स का वो DVV प्रोसेस करते हैं। तो ये टोटल 34 होते हैं और क्वालिटेटिव 21 होते हैं, और टोटल मिला के 55 मैट्रिक्स हो जाते हैं। मतलब आपको SSR प्रिपरेशन में टोटल 55 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो इन 55 क्वेश्चंस में से 34 क्वांटिटेटिव हैं जो आप एक्सेल शीट में तैयार करेंगे, तो उसी डेटा को वो वेरीफाई करते हैं और वो ऑनलाइन करते हैं। मतलब वो अपने सोर्सेज से एक थर्ड पार्टी को वो दे देते हैं, और वो अपने सोर्सेज से पता करती है कि ये जो डेटा इन्होंने दिया है वो डेटा सही है कि नहीं सही है। अब उनके अपने अपने सोर्स हैं। इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी होता है पूरे NAC प्रोसेस में कि कॉलेज की एक अच्छी वेबसाइट हो। कॉलेज की जो वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पे ये सारे डेटा आपके वहाँ पे अपलोड होने चाहिए। हर मैट्रिक्स वाइज डेटा आपके वहाँ पे अपलोड होने चाहिए। एक अलग से फील्ड बनाएंगे NAC का, और NAC में वो चीज़ें, जैसे मान लीजिए 1.2 है तो 1.2.1 अगर कोई चीज़ है तो 1.2.1 करके वहाँ पे वो ऑलरेडी मतलब रहे, अपलोड रहे आपकी वेबसाइट पे, तो वो वहाँ से खट देख लेंगे, वो तुरंत वहाँ से देख लेंगे कि आपने अगर यहाँ पे ये डेटा भरा है तो वो डेटा वहाँ पे है कि नहीं। और फिर उनके अपने अपने सोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए कहीं आपका कोई पब्लिकेशन है तो भाई वो चेक करेंगे कि वो आपने तो लिख दिया कि ये मेरा पब्लिकेशन है, लेकिन फिर वो वहाँ ऑनलाइन लिंक मांगते हैं, ऑनलाइन लिंक पे जाके चेक करेंगे कि वो पब्लिकेशन है कि नहीं। तो आप जो भी चीज़ भर रहे हैं वो चीज़ें आप सही भरे हैं कि नहीं, उसको वेरीफाई करना है और उसको वैलिडेट करना है। तो इसलिए वो 70% होता है क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स। और जो क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है वो होता है पीयर टीम का काम। जैसे आपने 500 शब्दों में लिख दिया, अब 500 शब्दों में जो आपने लिख दिया है वो, जैसे एल्यूमिनी इंगेजमेंट को भी वो क्वालिटेटिव मैट्रिक्स में ही रखा गया है। जैसे आपने लिख दिया कि हम एल्यूमिनी को ऐसे ऐसे इंगेज करते हैं, लेकिन आप कैसे करते हैं कि नहीं, जब वो टीम आएगी तो वो टीम आके कॉलेज में देखेगी, या इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप कैसे मतलब पता चलेगा कि आपने लिख दिया कि 5 क्लासरूम है तो 5 क्लासरूम है कि नहीं है, वो तो टीम ही आके देखेगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्वालिटेटिव मैट्रिक्स कहते हैं, और वो फिर आके वेरीफाई करती है। तो केवल 30% डेटा, आपने बार बार सुना होगा अब कि केवल 30% डेटा है जो कि पीयर टीम के पास रहता है, जो पीयर टीम विजिट करती है, और तब वो देखती है कि ये जो 30% डेटा है वो वाकई यहाँ पे है कि नहीं, जो इन्होंने SSR में लिखा है। और 70% जो डेटा है वो क्वांटिटेटिव होता है, वो पहले ही ऑनलाइन इवैल्यूएट हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत होती है, और अब उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह से करना है, और प्लस उसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड भी करना है, क्योंकि वहाँ पे जो हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देते हैं उसके लिए 2 MB का स्पेस है हर एक मैट्रिक्स के लिए। तो 2 MB में अगर आपकी वो सारी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं तो वो कहाँ पे आप करेंगे, तो वो बाकायदा वहाँ पे कहते हैं कि आप उससे ज़्यादा की जो चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग दैट ऑल्सो, वो आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड कीजिए, और वेबसाइट का वो लिंक यहाँ पर दे दीजिए। अब जब वेबसाइट का लिंक देंगे तो आपको वेबसाइट का लिंक नहीं देना है, आपको उस पर्टिकुलर उस डेटा का देना है।
आप समझ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए 2.1.3 है तो आपने पूरे वेबसाइट का ही लिंक दे दिया आपने, अब वो कहाँ ढूंढेंगे कि वेबसाइट में कहाँ पे जाके ये 2.1.3 है। तो स्पेसिफिक बिल्कुल जो उसका लिंक है जहाँ पे वो चीज़ मिलेगी, बिल्कुल जस्ट आप उसका लिंक देंगे वहाँ पे, पेस्ट कर देंगे, ताकि वो सीधे सीधे आपकी वेबसाइट में वहाँ जाके डिटेल में देख सकें। तो इस तरह से ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है 55 का। सो नाउ थैंक यू। अब थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी सी स्लाइड और है कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, उसके बाद फिर हम आपसे डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन और है कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उससे भी मेरे ख्याल से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। ये है डेटा कलेक्शन फॉर नैक प्रोसेस। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आया जो बताया गया? हाँ, किसी का माइक खुला हो तो बोलिए, आपको मतलब हाँ ऑडिबल होगा और दिखाई दे रहा होगा। थैंक यू वेरी हाँ वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर मैडम। ठीक ठीक। तो चलिए थोड़ा सा अब हम नेक्स्ट एक छोटा सा और है प्रेजेंटेशन, इसको भी करते हैं और उसके बाद फिर हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, दिस इज़ फॉर द डेटा कलेक्शन फॉर नैक प्रोसेस। जैसे जो पहला प्रेजेंटेशन था मेरा, उसमें आप लोगों ने ये देखा कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैंने ब्रीफ में उसे बताया आपको कि जैसे अगर कोई क्राइटेरिया है तो उस क्राइटेरिया में एक्चुअली क्या चीज़ होगी, उसे कितने पॉइंट्स होंगे, कैसे आप तैयारी करेंगे। लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन है ये कि एक्चुअली आप जब SSR तैयार करेंगे तो आप किस तरह से तैयार करेंगे, उसके बारे में ये प्रेजेंटेशन है। तो इसमें देखिए आपको 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रिपेयर करने होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड फॉर नैक। ये 4 डॉक्यूमेंट हैं। एक तो इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट IIQA, जैसे रजिस्टर करेंगे उसके बाद IIQA सबमिट करेंगे। तो IIQA हमेशा करंट ईयर का होता है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि जब आप स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे में जो डेटा आप देंगे वो करंट ईयर का होगा, और बाकी जो डेटा होता है वो पिछले 5 साल का होता है। तो ये जो IIQA होता है इसमें भी करंट ईयर का डेटा होता है। ये बहुत ही छोटा सा 2-3 पन्ने का होता है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। कॉलेज के बारे में उसका नाम, पता, ये सब चीज़ें होती हैं, ये ज़्यादा नहीं है। फिर सेल्फ स्टडी रिपोर्ट है मेन, जो कि तैयार करना होता है। तो आपके पास सेल्फ स्टडी रिपोर्ट के लिए मैनुअल होगा, मैनुअल आप लोगों ने सबके पास होगा, आपने उसको पढ़ा होगा। उसके साथ ही डेटा टेम्पलेट्स होते हैं। डेटा टेम्पलेट्स आपके पास हैं कि नहीं अभी इंटरेक्शन में आपको पता चलेगा, लेकिन ये एक्सेल शीट्स होती हैं जिन शीट्स में आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है, वो शीट आपको पहले ही प्रिंट आउट करके अपने पास में रखनी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये भी एक नैक के साइट पे रहता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में वो हर मैट्रिक्स के साथ दिए रहते हैं कि जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स में कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो इसी से आपको सहायता मिलेगी। अगर आपके पास ये डेटा टेम्पलेट्स या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है तो उसको आप मतलब है, और अगर आप देख नहीं रहे हैं, अगर इसे नहीं देख रहे हैं तो आप जो भी तैयारी करेंगे वो तैयारी आपकी अधूरी रह जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि आप तीनों चीज़ को एक साथ लेके चलें। एक तो आपके पास मैनुअल होना चाहिए, दूसरा डेटा टेम्पलेट्स होना चाहिए, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी होना चाहिए। ये वाला स्लाइड तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखिए आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है कि रीड IIQA, अंडरस्टैंड इट बट डोंट फिल एट प्रेजेंट। जैसे जब आप IIQA इस साल तो नेचुरली मेरे ख्याल से आप सबमिट नहीं करने जा रहे हैं, तो अभी आपको IIQA भरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए, एफिलिएशन वगैरह के जो चाहते हैं लेटर वो वगैरह वो तैयार कर लीजिए। लेकिन ये आपको अभी भरने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आएगा वो करंट ईयर का आएगा। जैसे अगर आप अगले साल भरेंगे, जो नैक की साइकिल होती है, नैक की साइकिल होती है 1 जून से 31 मई तक। जैसे 1 जून से 31 मई तक वो एक एकेडमिक ईयर मानते हैं। तो अगर आपने 31 मई तक भरा तो ये यही आपका करंट ईयर माना जाएगा। लेकिन अगर आप 1 जून को भरते हैं या उसके बाद भरते हैं तो आपका करंट ईयर फिर वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें डेटा उस साल का ही देना होगा, तो इसलिए इसको बाद में भरना ही सही रहता है। फिर आपको SSR मैनुअल, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट की मैनुअल रखना है, टेम्पलेट्स रखना है और SOP, तीनों को आप एक साथ लेके चलेंगे। जैसे आपने 7 क्राइटेरिया है तो 7 कमेटी बन गई होगी,
और हर कमेटी जैसे मान लीजिए पहले मैट्रिक्स पे काम कर रही है, तो पहले मैट्रिक्स पे काम करने के लिए आपको उस मैट्रिक्स के लिए टेम्पलेट भी देखना होगा, उस मैट्रिक्स का एसओपी क्या है वो भी देखना होगा। वो तीनों जब आप देखेंगे, मैनुअल, टेम्पलेट्स और एसओपी, तभी जाके आप उस क्राइटेरिया को समझ पाएंगे कि इस क्राइटेरिया में हमें क्या डेटा देना है और किस फॉर्म में देना है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने तो तैयारी की, लेकिन जो आपने तैयारी की वो अकॉर्डिंग टू नैक एसओपी नहीं की, उन्होंने डॉक्यूमेंट कुछ और मांगा था, आपने डॉक्यूमेंट कुछ और दे दिया। तो एसओपी में क्लियरली ये भी लिखा होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना है और कौन सा डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है, इसलिए ये जानना आपको ज़रूरी है, और वो हर एक मैट्रिक्स के लिए। तो अगर जो IQAC कोऑर्डिनेट या जो नोडल अधिकारी हैं नैक के, आपको ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया वाइज फोटो कॉपी करके उस कमेटी को देनी चाहिए। अगर आपने दे दिया है तो अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं दिया है तो आपको देना होगा मैनुअल का वो वाला पार्ट जो उस क्राइटेरिया का है, प्लस उस क्राइटेरिया से संबंधित जितने टेम्पलेट्स हैं और उस क्राइटेरिया से संबंधित जो भी एसओपी है। तो हर एक मैट्रिक्स को जब आप उठाएंगे तैयार करने के लिए, तो आप तीनों चीज़ों को एक साथ देखेंगे। तो इसलिए ही मैंने लिखा है कि कंसिडर 1 by 1 ईच मैट्रिक्स इन ऑल द 3 डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली, एक साथ आपको देखना होगा। अकॉर्डिंगली कलेक्ट द डेटा एंड प्रिपेयर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। नहीं तो आप कुछ चीज़ें मतलब अनायास आप वो चीज़ें कलेक्ट कर लेंगे जो आपको नहीं चाहिए थी, और जो आपको चाहिए थी वो पता चला आपसे छूट गया। इसलिए एसओपी देखना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें है कि बिफोर एक्चुअल फिलिंग द टेम्पलेट्स फर्स्ट नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स, वेदर डेटा इज़ अवेलेबल, इफ़ यस द सोर्स। जैसे आप पहले एक सरसरी नज़र से देख लीजिए, चूँकि अभी आपके पास टाइम है, इस साल तो आप नहीं जा रहे हैं भरने, मेरे ख्याल से आप अगले साल ही अब भरेंगे, तो आपके पास अभी टाइम है। तो वो जो गैप एनालिसिस है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हर एक कमेटी जो क्राइटेरिया वाइज कमेटी बनी है, वो सारे मेंबर्स जो क्राइटेरिया वाइज मेंबर्स हैं वो बैठ के देखिए, अपने में एक एक टेम्पलेट, एक एक मैट्रिक्स को देखते जाइए, और उस मैट्रिक्स में आप ये देखिए कि ये जो डेटा है ये अवेलेबल है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कहीं मांगा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि ये स्टाफ स्टेटमेंट से मिल जाएगा या वो वहाँ पे ऑफिस में होगा, तो उसमें आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डेटा अवेलेबल नहीं है तो उसको हमें कैसे प्रिपेयर करना है, वो जो गैप है उस गैप पे आपको काम करना है। फिर ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड इन कमिंग टाइम। जैसे कहीं कहीं जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ हमने, जैसे वो हमसे पूछ रहा है कि ये आप करते हैं कि नहीं, और मेरे यहाँ ये चीज़ जीरो जा रही है, ये एक्टिविटी हमारे यहाँ जीरो जा रही है, तो आप कोशिश कीजिए कि हम कुछ ऐसा कर लें कि वो एक्टिविटी जीरो ना जाए। तो ऐसी एक्टिविटीज़ की भी एक लिस्ट बना लीजिए कि हमें ये एक्टिविटी, अगर जितना टाइम बचा है उतने टाइम में ही, हम ज़्यादा नहीं तो 1-2 एक्टिविटी अगर उस तरह की कर लें ताकि हमें उसमें भी कुछ मार्क्स मिल जाए। तो ये काम हर एक जो क्राइटेरिया का जो हेड है, क्योंकि IQAC के पास या जो नोडल है उसके पास तो सारा क्राइटेरिया हो गया, और प्रिंसिपल ने तो पूरा कॉलेज ही देखना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है जो उस कमेटी के जो हेड है। जैसे क्राइटेरिया 1 के जो मेंबर्स हैं, उस क्राइटेरिया 1 के जो हेड है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने क्राइटेरिया में देखें कि उनके क्राइटेरिया में कहाँ पे गैप है, जो मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस एक्टिविटी की लिस्ट बनाएं। देखिए हर चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर प्लेग्राउंड नहीं है तो हम कहाँ से प्लेग्राउंड लाएंगे, तो ऐसी चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन जो चीज़ें हम कर सकते हैं उसमें मेहनत करनी चाहिए और उस एक्टिविटी को इंक्लूड करना चाहिए अपने लिस्ट में, और फिर नोडल अधिकारी को सजेस्ट कीजिए, नोडल अधिकारी प्रिंसिपल को सजेस्ट करें कि हमें ये एक्टिविटी भी करनी है ताकि हमारा ये जो क्राइटेरिया है इसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव कर जाए। तो ऐसे चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए, और फिर अगर इस साल कर लीजिए, फिर कुछ अगले साल कीजिए। तो ये जो गैप है वो गैप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। फिर इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे आपने सारी लिस्ट बना ली, तो फिर वो एक्टिविटी कौन करेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारी एक्टिविटी हो जाती हैं, तो कौन कौन करेगा। जैसे कुछ एक्टिविटी आप किसी डिपार्टमेंट को दे दीजिए, जैसे मान लीजिए जेंडर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं तो आप कह दीजिए कि सोशोलॉजी डिपार्टमेंट ये जेंडर से रिलेटेड एक्टिविटी करेगा, या कुछ काम ऐसे हैं जो डिपार्टमेंटल एसोसिएशन के प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें जैसे कह सकते हैं आपकी जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको, अगर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है तो वो इसको हैंडल करेगा। तो ऐसे प्रोग्राम को आप
डिपार्टमेंटल एसोसिएशन में भी कुछ प्रोग्राम जो नैक में कराने हैं उनको आप अलग अलग जगह डिवाइड कर दीजिए, ताकि आपको ज़्यादा मतलब फोर्स, ज़्यादा मेहनत ना पड़े और आपकी सारी एक्टिविटी भी हो जाए। उसको एक प्लानिंग से, मतलब ये वाले काम ये डिपार्टमेंट करेगा, ये वाले काम ये डिपार्टमेंट करेगा, या कौन कौन से डेज़ हमें सेलिब्रेट करने चाहिए, तो वो डेज़ भी जैसे डिपार्टमेंट वाइज दे सकते हैं कि ये वाला डेज सेलिब्रेट करने का काम इस डिपार्टमेंट का है। तो इस तरह से एक आपका मतलब पूरे कॉलेज का केवल इस साल का ही नहीं, एक हमेशा के लिए एक प्लानिंग हो जाएगी कि इस तरह की हमें एक्टिविटीज़ करनी है और ये सारी एक्टिविटीज़ इस तरह से ये लोग कराएंगे, और उसका एक एकेडमिक कैलेंडर भी बन जाएगा कि किस टाइम में, किस टाइम फ्रेम में कौन सी एक्टिविटी करानी है। फिर एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लिंक योर सब्जेक्ट असाइनमेंट विथ कम्युनिटी वर्क एंड कलेक्ट द रिपोर्ट में भी ग्रुप वर्क। जैसे जो असाइनमेंट हम देते हैं, जैसे इंटरनल मार्क्स देने हैं हमें, तो इंटरनल मार्क्स में 25 मार्क्स है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो 25 मार्क्स में 10 मार्क्स तो रिटर्न के हो गए, 10 मार्क्स असाइनमेंट के हैं, 5 मार्क्स मान लीजिए आपके अटेंडेंस के हैं। तो जो 10 मार्क्स असाइनमेंट के हैं, उस असाइनमेंट को आप इनोवेटिव बना सकते हैं, उसमें आप कोई सर्वे करवा सकते हैं, फील्ड बेस्ड वर्क दे सकते हैं, और वो जैसे कुछ ऐसे काम दे सकते हैं जो आपके सब्जेक्ट से भी रिलेटेड हो और कम्युनिटी से भी रिलेटेड हो, और बच्चा कम्युनिटी में जा करके उस काम को करे, फिर उसकी रिपोर्ट बना के असाइनमेंट के फॉर्म में जमा करे, चाहे वो ग्रुप में मिल के करे। तो ये मतलब आपके कई पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपने कुछ एक्सटेंशन एक्टिविटी भी कर ली इसमें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इसमें ला दिया और आपका असाइनमेंट भी हो गया। तो कई चीज़ें मतलब एक ही काम से आपको कई जगह का फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है। और फिर जो रेगुलर कलेक्शन ऑफ डेटा है, जैसे जब हम अभी पहली बार नैक में जा रहे हैं, तो पहली बार नैक में तो सीधे सीधे 5 साल का डेटा कलेक्ट करना होता है, लेकिन जब एक बार नैक में चले जाते हैं, या मान लीजिए आपने दूसरे साल के लिए अभी प्लानिंग किया है कि नहीं इस नेक्स्ट ईयर हमें जाना है, तो एक ये होना चाहिए कॉलेज में, IQAC का ये काम है कि वो रेगुलर डेटा को कलेक्ट करें। जैसे कि वो टीचर्स के से सेल्फ अप्रेजल फॉर्म ले हर साल। जब कॉलेज जुलाई में खुलता है तो वो पिछले साल का पूरा डेटा कि उनका रिसर्च पब्लिकेशन क्या है, इसके लिए आप एक फॉर्मेट बना लें। वो फॉर्मेट मतलब ऐसा हो कि जो नैक में काम आए, नैक की सारी इन्फॉर्मेशन जो इंडिविजुअल टीचर के लिए होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहे, पब्लिकेशन से रिलेटेड, और भी जो भी वो काम करते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो एक मतलब एक सिस्टम हो, वो आपके IQAC में भी काम आएगा, एक एकेडमिक कैलेंडर में आ जाएगा कि ये हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जैसे डिपार्टमेंट्स में जितनी एक्टिविटी हुई उसको कलेक्ट कर लें। जैसे जब जुलाई में कॉलेज खुलता है तो हमेशा आप पहले से ही फॉर्मेट बांट दीजिए टीचर्स को, और उनको बोल दीजिए कि अब जब जुलाई में कॉलेज खुलेगा, या जैसे 30 मई तक है हमारा, 31 मई तक का सेशन है जो कि नैक में होता है, फिर 1 जून से नया सेशन नैक में शुरू हो जाता है, और कॉलेज हमारा खुला रहता है, मतलब जून के 2nd वीक तक भी मान लीजिए खुला हुआ है, तो उस टाइम में भी ये काम कर सकते हैं कि आप लोगों को बांट दीजिए और जो या उनसे कलेक्ट कर लीजिए कि वो डेटा मतलब जून के 1st वीक में या 2nd वीक में वो सारे डेटा जो पिछले साल का है वो सबमिट कर दें। तो इसके लिए अलग अलग तरह के जैसे फॉर्मेट बना लीजिए, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो वहाँ से ले लीजिए। इसी तरह से जैसे NSS है, कैरियर एंड काउंसलिंग सेल है, लाइब्रेरी है, गेम्स है, कल्चरल है, उन सब से वो इन्फॉर्मेशन आप रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट कीजिए, एनुअल बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन आपको नैक में भरनी होती है, क्योंकि आपको 5 साल का डेटा चाहिए। और ये हर सेशन में करिएगा थोड़ा बाद में। और ये हमने आपको बता ही दिया कि ऑल द स्टाफ्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉर्मेट फ्रॉम 1 जून टू 31 में, ये इनका एकेडमिक सेशन होता है नैक का। और जो रिसर्च पब्लिकेशन होते हैं उसके लिए जो सेशन होता है वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है। मतलब 3 तरह के सेशन हैं नैक में, 3 तरह के सेशन हैं। एक एकेडमिक सेशन है जो कि हमारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए है, जो 1 जून टू 31 में है। जो दूसरा सेशन होगा वो रिसर्च पब्लिकेशन का है, वो 1 दिसंबर से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होता है। और जो तीसरा सेशन होता है वो फाइनेंशियल होता है। जो फाइनेंशियल होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो उसी हिसाब से हमें ये सूचनाएं वहाँ पे देनी होती हैं। फिर ये चीज़ें हमने डिस्कस ही कर ली कि एकेडमिक कैलेंडर, एक्टिविटी कैलेंडर, जब आप गैप एनालिसिस करेंगे तो वो सारी चीज़ें आप तैयार कर लेंगे कि कौन कौन सी हमें एक्टिविटीज़ करनी है। उसमें आप टाइम स्पेसिफिकेशन भी दे दीजिए जो एकेडमिक कैलेंडर है या एक्टिविटी कैलेंडर है, और कौन डिपार्टमेंट उसे करेगा या कौन सी कमेटी उसे करेगी वो भी वहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। तो इस तरह का जैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है तो ये चीज़ें मतलब वहाँ पे काम आती हैं। IQAC में मतलब के लिए भी ये ज़रूरी है कि मतलब आप प्लानिंग किस तरह से कर रहे हैं।
और हर एक व्यक्ति जैसे अब पता है कि जियो टैग फ़ोटो की डिमांड की जाती है, अटेंडेंस की डिमांड की जाती है, तो आप टेम्पलेट में जैसे पहले से ही देख लीजिए कि टेम्पलेट में अगर अटेंडेंस मांगी जा रही है तो वो किस फॉर्म में मांगी जा रही है। जैसे कभी कभी वो ये भी पूछते हैं कि कितने बॉयज़ थे, कितने गर्ल्स थे, उनका फ़ोन नंबर क्या था। तो आप जो भी एक्टिविटी करें, एक छोटी सी भी एक्टिविटी करें तो आप उसकी अटेंडेंस बच्चों की ज़रूर लें। और अटेंडेंस लेने के लिए मतलब बाकायदा उसके ऊपर लिख दीजिए, उस प्रोग्राम का नाम लिख दीजिए, कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, डिपार्टमेंट का नाम लिखिए, डेट लिखिए उन शीट पे, और बच्चों की अटेंडेंस, मतलब वो वाली अटेंडेंस जिसमें कि आप ए और पी लगाते हैं, वो अटेंडेंस उतनी ऑथेंटिक नहीं मानी जाती है जितनी कि मतलब बच्चा खुद से सिग्नेचर करता है। तो ये वाली प्रैक्टिस लाइए कि हर एक एक्टिविटी के लिए बच्चों की अटेंडेंस ज़रूर लीजिए। कोई भी कॉलेज में मीटिंग होती है तो वो होता ही है, मीटिंग रजिस्टर तो हम लोग मेंटेन करते ही हैं। इसके अलावा कोई भी छोटी सी भी छोटी एक्टिविटी हो रही है तो आप उसमें अटेंडेंस को ज़रूर मेंटेन कीजिए, अटेंडेंस मेंटेन कीजिए। जियो टैग फ़ोटो कुछ ज़रूर खींच लीजिए, और जो मीडिया कवरेज वगैरह है वो सब भी तैयार रखिए, वो सारा जो अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट ऑफ नैक है, इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, और पाथ फॉरवर्ड मींस कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आप लोग थोड़ा आगे बढ़ ही चुके हैं, आपकी कमेटीज़ बन चुकी हैं, आपका काम भी डिवाइड हो चुका है। तो ये आप इसमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहें, और बल्कि हर एक व्यक्ति को इन्वॉल्व रहना चाहिए। और छोटा कॉलेज जो होता है वहाँ पे तो रहते ही हैं, पर बड़े कॉलेज में भी रहना चाहिए। हर टीचिंग स्टाफ इन्वॉल्व हो, हर नॉन टीचिंग स्टाफ इन्वॉल्व हो उसमें। देखिए IQAC के मेंबर तो कम होते हैं, IQAC में तो कम मेंबर होंगे। IQAC की भी जो कमेटी आपने बनाई होगी उसमें कुछ बाहर के भी लोग होते हैं, जैसे कोई लोकल अथॉरिटी का होता है, कोई एम्प्लॉयर में से होता है, कोई इंडस्ट्री में से होता है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के जो PTA के अध्यक्ष हैं वो होंगे, एलुमिनी के होंगे, वो सारे। तो IQAC का तो वो कंपोजिशन हो गया। लेकिन जो ये 7 जो कमेटी बनती हैं क्राइटेरिया वाइज, उसमें जो कॉलेज के दूसरे लोग हैं जो भले ही IQAC में नहीं है या नैक की कमेटी में नहीं है, वो लोग भी उसमें आएंगे। तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी क्राइटेरिया में जरूर हो, टीचिंग भी एंड नॉन टीचिंग भी, ताकि सारे लोगों को पता हो कि वाकई ये क्या कैसे हो रहा है। और जब भी आप तैयारी करें तो एक टाइम बार जरूर बनाइए कि अगर जैसे IQAC या जो नोडल अधिकारी हैं नैक, आपने मीटिंग की तो आप उनको बोलिए कि आपको ये काम 1 हफ्ते के अंदर करना है, या ये काम आपको 10 दिन, जितना बड़ा काम है। एक साथ बहुत बड़ा टाइम बार मत लीजिए, और एक साथ बहुत बड़ा फ्रेमवर्क भी मत लीजिए कि जैसे ऐसा नहीं कि आज हम बैठे तो अब हम आप पूरा करके लाइए, अब हम 1 महीने बाद बैठेंगे। नहीं, आप छोटा छोटा लीजिए कि हर हफ्ते, क्योंकि अब हम बिल्कुल मतलब पीक आवर्स हो गया हमारे लिए, ये तैयारी का बिल्कुल हमारा पीक टाइम चल रहा है अभी नैक की तैयारी का, हर कॉलेज में ही। तो अब उसमें बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, इसलिए जल्दी जल्दी काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, और उसमें एक टाइम बार को ज़रूर मेंटेन कीजिए। हर हफ्ते बैठ जाइए, एक बार बैठ के देखिए कि कितना कितना काम हुआ। और ज़रूरी नहीं है कि जो एक क्राइटेरिया वाला काम कर रहा है, जब आप साथ में बैठेंगे अपनी अपनी चीज़ों को लेके, तो जो दूसरा क्राइटेरिया वाला है वो उसको सजेस्ट भी कर सकता है कि इस क्राइटेरिया में अगर ये गैप है, आप गैप को जब बताएंगे कि ये चीज़ नहीं है हमारे पास, इसको कैसे करना है, तो वो सारे लोग मिलके उसका सोल्यूशन निकालेंगे कि हमें कैसे करना है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आप कर पाएंगे। तो इस तरह से मेरा प्रेजेंटेशन ये वाला भी पूरा हो गया। बेस्ट विशेस टू यू ऑल। और अब आप लोग को जो भी पूछना है अब आप पूछिए, और मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ, या अभी आगे कर दूँगी। अगर आपको अब पूछना है इसमें से कुछ तो मैं प्रेजेंटेशन पे दोबारा आ जाऊँगी, और अगर प्रेजेंटेशन से हट के पूछना है तो फिर मैं शेयरिंग स्टॉप करूँगी। Thank you, ma'am. Thank you very much. Very informative lecture, madam. Now, the coordinator of this criteria may ask question one by one. First, curricular, Dr. नीलम। वैसे तो मैम थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से मतलब समझा दिया। मुझे कोई डाउट है मैडम से क्लियर कर लीजिए, कुछ कैसे चीजें होंगी। नीलम मैडम है? जी हेलो। हेलो। हाँ सर।
सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार। गुड आफ्टरनून मैम। बहुत बहुत मैं डॉक्टर सतीश चंद्र, जी। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट मेडिकल डिग्री कॉलेज से। और ये वही, हेलो। हाँ हेलो, सतीश जी, आप सुन पा रहे हैं? क्राइटेरिया 1 से हैं? क्राइटेरिया 1 आपका है सतीश जी? जी जी जी। मैं हेलो जी मैम, मेरा क्राइटेरिया 5 है। गुड आफ्टरनून मैम। रुकिए, पहले चलिए ये एक कौन मिनट, पूछ रहे हैं? हेलो, क्राइटेरिया 1 आप वाले बंद जो कीजिए। हैं। सतीश जी आप बंद कीजिए, क्राइटेरिया वाइज कर लीजिए। पहले मैडम को क्राइटेरिया। सतीश जी प्लीज वन बाय वन। क्राइटेरिया 1 में आइए जो भी हैं। फर्स्ट डॉक्टर नीलम मैडम और डॉक्टर बर्ली जी। हाँ मैम, उनका थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है। तो 2 पे आ जाइए तब तक। क्राइटेरिया 2 किसका है? टू टू डॉक्टर आर के पाल एंड डॉक्टर राजपाल जी। राजपाल जी हैं सामने। हाँ, राजपाल राजपाल जी जी। मैं आज क्वेश्चन। राजपाल ये त्यागी जी आप नोडल है ना नैक के? जी मैम। ये आपने सबको वो टेम्पलेट्स भी दिए हैं, एसओपी भी दिए हैं? जी मैम जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ राजपाल जी पूछिए आप। गुड आफ्टरनून मैम, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं मैम? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम ये मेरे पास क्राइटेरिया 2 है, इसका 2.3 है टीचिंग लर्निंग 2.3। प्रोसेस में। हाँ हाँ। मैम इसमें जो मेथड्स दी गई हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में लिखना है या हम क्लास में और जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनको भी इसमें मेंशन करना है? एक सेकेंड 2.3 में ये आपका क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है ना? 2.3 क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है। स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड सच एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, पार्टिसिपेटिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग methodologies आर यूज्ड फॉर इन्हेंसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस यूजिंग आईसीटी टूल्स। तो इसमें आप पूछ रहे हैं कि जो आप क्लास में और मतलब कि जो एक्टिविटी कराते हैं उसके बारे में कह रहे हैं आप? जी मैम, जो इसके अलावा भी हम क्लास में जो एक्टिविटी जो चाइल्ड सेंटर्ड है उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्या यहाँ जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो मैट्रिक्स है उसमें हम लिख सकते हैं उनको? हाँ हाँ वो सब लिखिए आप। जैसे एसोसिएशन की भी जैसे एक्टिविटीज़ हम जो कराते हैं वो सिलेबस से रिलेटेड भी रहती है, तो वो चीज़ें भी आप इसमें लिख दीजिए कि उससे भी बच्चों को पता चलता है। ग्रुप डिस्कशन अगर कभी कराते हैं या उनसे कोई फील्ड वर्क करा रहे हैं, तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी तरह तरह से चीज़ें हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चे को फ़ायदा पहुँचा रही है उसके करिकुलर में, है ना? करिकुलर में मतलब उसका जो सिलेबस है उसको समझने में जो चीज़ें भी फ़ायदेमंद हैं, जैसे कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या क्विज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख दीजिए। वो सब जैसे प्रैक्टिकल कराते हैं वो सब भी इसमें आ जाएगा कि मतलब आपके यहाँ प्रैक्टिकल भी कराते हैं तो उससे ज़्यादा बच्चे को लर्निंग मिलती है, ये सब आएगा इसमें। और उसका डॉक्यूमेंट आप रखेंगे, उसका डॉक्यूमेंट आप रखेंगे। इसके बाद 2.3 फिर कौन सा है? मैम उसका किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होगा क्लास में, अगर हम यही है 2.3 में मैम? 2.3 का डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा? क्योंकि ये देखिए क्वालिटेटिव है, तो क्वालिटेटिव का मतलब कि इसमें आपको कोई टेम्पलेट तो भरना नहीं है। अब आप एसओपी में देखिए कि इसमें कुछ दिया है कि नहीं 2.3 में, वो एसओपी में देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, अगर आपके पास है तो आप भी देखिए 2.3। 2.3 में एसओपी में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। एसओपी में भी कोई 2.3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपको जो भी जैसे आपने जो एक्टिविटीज़ कराई अगर, तो उस एक्टिविटी को आप कहीं अपने वेबसाइट पे डालेंगे, है ना? तो वो वेबसाइट पे जो चीज़ें हैं या उसकी फ़ोटोग्राफ होंगी या उसका जो भी रिपोर्ट बनाएंगे वो रिपोर्ट होगा, तो वो सारी चीज़ें इसके डॉक्यूमेंट हैं। मतलब जो भी आप उसमें लिख रहे हैं तो उसमें
के लिखने से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी फोटोग्राफ होंगे या मीडिया कवरेज है या रिपोर्ट है, वो सारी चीज़ें ही इसका डॉक्यूमेंट बनेगी। तो वहाँ पे एक सिंगल, मतलब सारे का एक सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड करना होगा, और उसकी साइज़ जो होगी वो वही 2 MB देते हैं वो एक डॉक्यूमेंट के लिए, और उससे ज़्यादा है तो आप वेबसाइट पे अपलोड कर मैम दीजिए। ये ओके मैम। मैम ये 2.3.2 में है आईसीटी से रिलेटेड। इसमें क्या है कि 2.3.2 हम लोग हमारे यहाँ नहीं, 2.3.2 में मैम 2.3.2 कहाँ है? नहीं, 2.3.1 है। उसी से जस्ट 2.3.2 मैम। टीचर्स यूज आईसीटी एनेबल टूल्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक मिनट। हाँ ठीक है, चलिए। तो इसमें तो ठीक है। मेरे यहाँ जो है एक ही आईसीटी लैब है। उसमें मैम हम क्या है, अभी तो प्रॉपर नहीं इसको रन कर पा रहे हैं, लेकिन जो प्लान है हमारा, जो इसमें हम मेंशन करेंगे कि वीक में 2 डेज आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट और 2 डेज साइंस स्ट्रीम के और 2 डेज बीएड के, हाँ। इस तरह से टाइम टेबल फॉर्मुलेट करके और इस तरह से करेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें मैम मुझे मेंशन करनी होगी, इस तरह से हम कर रहे हैं। और हमारे पास इसका डॉक्यूमेंटेशन भी होगा। क्या ये प्रॉपर वे सही है मैम? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे आपके पास एक ही अगर रूम है तो एक रूम में ही आप एक टाइम टेबल, जैसे आप बता रहे हैं वैसे टाइम टेबल बना लीजिए, और उसमें भी जैसे साइंस है तो साइंस में भी फिर कौन सा सब्जेक्ट होगा उसको वो भी आपको मतलब प्रॉपर करना पड़ेगा ना। साइंस में भी कई सब्जेक्ट हैं, और फिर एक दिन में तो कई हो सकते हैं। तो वही जो भी टाइम टेबल है उस हिसाब से वो जो टाइम टेबल होगा वो आपका डॉक्यूमेंट होगा, प्लस जो वो टीचर जैसे लेते हैं वहाँ पे क्लास, तो आप एक रजिस्टर सा भी बना सकते हैं। एक रजिस्टर, चूँकि एक ही क्लासरूम है तो वहाँ पे आप एक रजिस्टर रख दीजिए, और उस रजिस्टर में जो भी वो क्लास ले रहा है वो अपना वहाँ पे हेडिंग दे दे, अपना मतलब सब्जेक्ट लिख दे, अपना टॉपिक लिख दे और अपना साइन कर दे, और किस क्लास को उसने किया वो क्लास मेंशन कर दे। तो वो भी एक आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि इतनी सारी आईसीटी क्लासेस आपके यहाँ हुई हैं। ठीक है, एक तो आपका टाइम टेबल हो गया, उसके अलावा टाइम टेबल के अलावा एक आप रजिस्टर भी बना दीजिए और उसको आईसीटी रूम में रख दीजिए, और आईसीटी रूम में बोलिए कि जब भी कोई आईसीटी क्लास ले रहा है तो वो उस रजिस्टर में मेंशन कर दे, अपना सब्जेक्ट मेंशन कर दे, अपना लेक्चर का टॉपिक मेंशन करे, किस क्लास का है वो कर दे, और अपने सिग्नेचर कर दे, डेट वगैरह वहाँ मेंशन कर दे। तो वो पूरा आपका एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि इस दिन इस तरह से यहाँ पे क्लास हुई है। और कुछ फोटोग्राफ्स भी बीच बीच में खींच लीजिए, जियो टैग वाली खींच लीजिए, जियो टैग फोटो खींचिए, तो वो प्रूफ होगा कि हाँ ये व्यक्ति ने इस टाइम में यहाँ पे आईसीटी क्लास ली थी। ऐसे कर लीजिए मैम। ये हाँ, अब आवाज़ नहीं आ रही है राजपाल जी आपकी। आवाज ये हो गया, ओवर हो गया। नहीं ये 1 पे चलते हैं। नेक्स्ट मैम ये डॉक्टर नीलम मैडम। 2.5.1 2.5.1 जी मैम। प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स। हाँ 2.5.1 ये किसी और का है, उसे म्यूट कर लीजिए। ये दूसरे लोग म्यूट करिए, नहीं तो माइक ऑफ कर लो काजी। ये यहाँ से आ रहा है अतुल सिंह। अतुल सिंह ये माइक कीजिए। अतुल सिंह नाम से जो है वो अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ राजपाल सिंह जी, अब आप पूछिए। 2.5.1 आप मैम पूछ ये रहे थे। 2.5 है। हाँ मैम, इसमें इवैल्यूएशन प्रोसेस में, इंटरनल इवैल्यूएशन प्रोसेस में हम लोग जो क्लास में करते हैं हाँ। तो 2 तरह से, एक तो यूनिवर्सिटी से डिसाइडेड है कि आपको इस तरह से करना है, और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम क्लास में करते हैं जिसके थ्रू भी हम बच्चों का
असेसमेंट भी करते हैं और इवैल्यूएशन भी करते हैं। तो क्या मैम वो दोनों डायमेंशन को हम मिक्स करके इसमें लिख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप उसमें लिख दीजिए कि मतलब कुछ तो ऐसे हैं असेसमेंट जो कि मार्क्स बेस्ड है, जो जिसमें आप मार्किंग करते होंगे ना, जो यूनिवर्सिटी से दिए गए हैं उसमें तो आप मार्किंग करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो आप ऐसे ही असेसमेंट कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करा रहे हैं या, तो बिल्कुल आप उसको लिख दीजिए इसमें। लिखिए, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Now, Dr. Nila madam, criteria first, curricular aspects. हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। पूछिए मैडम। मैम हमारा ना 1.2.1 है, परसेंटेज ऑफ प्रोग्राम विद चॉइस विद क्रेडिट सिस्टम एंड इलेक्टिव कोर्स सिस्टम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। तो इलेक्टिव कोर्सेज में हम बीएड को इंक्लूड कर सकते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में तो बीए बीएससी आ जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया बोला आपने? 1.2.1 हाँ, उसमें क्या लिखा हुआ है? मैम ये है ना चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये आप लोगों ने क्या मैनुअल पुराना डाउनलोड किया हुआ है क्या? आपके मैनुअल में कुल कितने मैट्रिक्स हैं? मेरे मैनुअल में तो मैडम मेरे में तो 1.4.2 तक है। 1.4 1.4 हाँ जी 1.4.2 मैडम भी ये है। 1. ये मेरे ख्याल से आप लोग के पास मैनुअल कोई पुराना वाला है, ये नया वाला मैनुअल नहीं है। आप में टोटल मैट्रिक्स कितने हैं? टोटल मैट्रिक्स वो पुराने वाले में तो बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स थे। इसमें तो 1 पॉइंट मैडम हमारा तो 1.4.2 तक है। जैसे ये जो नया मैनुअल है इसमें 1.4.2 तो है ही नहीं। वैसे उन्होंने भी जो पूछा था 1.3.2 पूछ रहे थे वो अभी राजपाल सिंह जी, तो वो भी इस मैनुअल में नहीं है। मेरे ख्याल से आपके पास जो मैनुअल है, ये जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं, क्या नाम था, त्यागी जी, त्यागी जी आप एक बार ये वाला मैनुअल ना हमको भेज दीजिएगा, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अनुपम त्यागी जी है ना, और मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, जरा सा हम चेक कर लेंगे, क्योंकि अब जो पुराना वाला मैनुअल था वो तो बहुत लेंदी था, उसमें बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया मैट्रिक्स थे, और हमें लग रहा है आपने वही वाला मैनुअल लिया हुआ है, और जो अब है उसमें तो केवल 55 मैट्रिक्स हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें कट हो गए हैं। तो चलिए, लेकिन फिर भी जैसे आप जो ये बोल रही हैं ना, अभी 1.2.2 बोला आपने कि 1.2.1 बोला? 1.2.1 है मैडम, ये एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी का ना फर्स्ट पॉइंट है। हाँ, तो वो क्राइटेरिया देखिए, अब इसमें एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी तो 1.2 है, लेकिन जो 1.2.1 है उसमें लिखा है कि क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स लिखा है, उसमें क्यूएन लिखा है, देखिए मैनुअल में अपने। हाँ जी क्यूएन लिखा हुआ है, यस मैम, क्यूएन यस मैम। तो अब पूछिए, आप क्या है क्वेश्चन पूछिए। Percentage of program in which choice-based credit system oblique elective course system has been implemented. तो ये जो है क्वेश्चन ना अब है ही नहीं, ये पुराने हैं आपके पास मैनुअल, ये क्वेश्चन अब है ही नहीं, ओके मैम। है ना। वो मैनुअल आप हमको भेजिएगा अनुपम त्यागी जी, और हम नया वाला मैनुअल आपको भेजेंगे, क्योंकि फिर ऐसे तो सारा आपका मेहनत बेकार जाएगी। अब तो बहुत उसको रिड्यूस कर दिया ना। देखिए, जो अब पहला क्वेश्चन है वो ये है, नंबर ऑफ एड ऑन सर्टिफिकेट वैल्यू एडेड प्रोग्राम ऑफर ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, वो ये पूछ रहा है। वो इलेक्टिव वाला तो है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। ये एड ऑन प्रोग्राम में जो हमने बीएससी लास्ट 5 इयर्स में हमारे यहाँ बीएससी खुली है, उसको शो करेंगे एड ऑन प्रोग्राम? नहीं, वो देखिए सीबीसीएस तो एक तो हो ही गया, सीबीसीएस तो अब है ही, है ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो सीबीसीएस है, ठीक है। इलेक्टिव का मतलब ये होता है कि जैसे उसमें चॉइस है कि नहीं, इलेक्टिव उसे कहते हैं। जैसे कि आप एक ही है तो उसमें जब बच्चों को चॉइस दी जाती है कि इस पेपर में 4-5 पेपर है, उसमें से आपको कोई एक पेपर पढ़ना है, उसको इलेक्टिव कहते हैं। तो जहाँ भी ऐसा है तो वो इलेक्टिव, चॉइस बेस्ड में अपने आप ही इलेक्टिव होता ही है। और फिर जो एड ऑन कोर्स होते हैं या वैल्यू एडेड कोर्स होते हैं, वो होते हैं जिनको के लिए हम अलग से सर्टिफिकेट देते हैं, हमारे रेगुलर कोर्स में जो नहीं होते हैं। जैसे आपने बोला कि बीएससी खुली है, तो वो नहीं है, बीएड भी नहीं है एड ऑन।
जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल कोर्सेज हैं वो भी ऐड ऑन नहीं है, जो को करिकुलर कोर्सेज हैं वो भी ऐड ऑन नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया है फॉर द डिग्री ऑफ द ग्रेजुएशन एंड द एग्जामिनेशन विल बी अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी. सो ऑल सच कोर्सेज आर नॉट द वैल्यू एडेड कोर्सेज. वैल्यू एडेड कोर्स मीन्स जो कॉलेज अपने लेवल पे अलग से कर रहा है, तो उसके लिए ये कहते हैं कि आप कोई भी कोर्स, छोटा सा भी कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं अपने लेवल पे, जिसमें कि 30 आवर्स मिनिमम होना चाहिए, उसकी टीचिंग 30 आवर्स मिनिमम होनी चाहिए. तो अगर अभी तक आपके यहाँ वैल्यू एडेड नहीं है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे कुछ हम भी कोशिश में हैं कि अपने यहाँ स्टार्ट करें. जैसे मान लीजिए डिजिटल स्किल अवेयरनेस है, तो इसको ही स्टार्ट कर सकते हैं आप, जिसमें डिजिटल स्किलिंग जैसे ईमेल कैसे क्रिएट करना है, या फिर इससे रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे पढ़ना है, गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करना है. इस तरह का एक छोटा सा कोर्स बना लीजिए, और वो कम से कम 30 घंटे का ज़रूर होना चाहिए. तो कौन से बच्चों को उसमें इनरोल कर लीजिए, और फिर उसकी क्लास, मतलब उसके लिए कोई रिसोर्स पर्सन भी नहीं, वो अंदर की फैकल्टी उसे पढ़ाएगी, और वो 30 घंटे होना चाहिए. 30 घंटे का मतलब कि और 3 महीने में पूरा हो जाए. तो इस हिसाब से आप अपने बांट लीजिए कि एक वीक में हम कितनी क्लास लेंगे, और वो एक्स्ट्रा होगा. और उसके बाद फिर उसका एक, आप जो बच्चे कर लेते हैं उनका एग्ज़ाम ले लीजिए, और उनको एक सर्टिफिकेट कॉलेज लेवल पे ही बना के दे दीजिए. वो जो सिलेबस आप डिज़ाइन करेंगे उसके लिए किसी यूनिवर्सिटी से पूछने की ज़रूरत नहीं है. वो कॉलेज में ही एक कमेटी बना करके, वही कमेटी के लोग ही एक अपना सिलेबस बना के उसको अप्रूव कर लें, उसको डॉक्यूमेंटेशन में लाइए कि ये हमारा सिलेबस है, उसको प्रिंसिपल से मतलब साइन वाइन करा के, और किसी एक व्यक्ति को उसका कोऑर्डिनेटर बना दीजिए, और उसको आप अपने यहाँ चला लीजिए. तो आपका वैल्यू एडेड कोर्स में भी कुछ हो जाएगा. ऐसे कई छोटे छोटे कोर्स आप उसमें ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा कोर्स ले, छोटे छोटे कोर्स. मैम एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये है ना कि इंडिकेटर 1.4 है फीडबैक सिस्टम. हाँ हाँ ठीक है. तो फीडबैक में टीचर्स एंड एम्प्लॉयर्स दोनों दे रखे हैं इन्होंने. हाँ हाँ ठीक दोनों है. से हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. इसमें 4 लोगों से आप ले सकते हैं, 5 लोगों से आप ये फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं. एक तो स्टूडेंट से कलेक्ट कीजिए. स्टूडेंट से जैसे जो आप क्वेश्चन आयर बनाएंगे, अब नेट पे भी बहुत चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, और तो आप नेट पे ही जैसे ऐसे ही गूगल में टाइप कर दीजिए कि फीडबैक फॉर दी स्टूडेंट्स, तो वो अपने आप बहुत सारे फॉर्मेट आ जाएंगे. तो उसमें जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में होगा, जो कॉलेज की फैसिलिटी है उसके बारे में होगा, जो ऑफिस है कितना कोऑपरेट करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. तो 20 क्वेश्चंस का बना लीजिए. वो स्टूडेंट्स के लिए हो गया. जो टीचर है तो टीचर के लिए भी जैसे जो फीडबैक फॉर्म बनता है, तो टीचर के लिए कि मतलब जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो टीचर को कितना सपोर्ट करता है, टीचर के लिए लर्निंग इन्वायरमेंट है कि नहीं, क्या आईसीटी क्लासरूम है कि नहीं, वो साफ़ सुथरे रहते हैं कि नहीं, जो अदर फैसिलिटीज़ हैं टीचर के लिए वो है कि नहीं, जैसे वॉशरूम है, लाइब्रेरी है, वो इंटरनेट है. तो इस तरह के क्वेश्चन आयर बना लीजिए. जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रिंसिपल है एंड जो प्रिंसिपल ऑफिस है उसको कोऑपरेट करता है कि नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन आप टीचर के लिए बनाएंगे. ठीक है. फिर पेरेंट्स के लिए भी ऐसे बनाइए. वो आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. तो पेरेंट्स के लिए भी होगा, एलुमनी के लिए भी होगा, और प्लस उनके लिए भी होगा एम्प्लायर मतलब कि जहाँ आपके बच्चे काम कर रहे हैं वो बताएंगे कि ये बच्चे मतलब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे होगा. थैंक यू मैम. ठीक ठीक. Now, थैंक यू वेरी मच. now criteria third one, research, innovations and extensions. Dr. अतुल जी. नमस्कार मैडम. हाँ नमस्कार. सबसे पहले थैंक यू, बहुत अच्छे से और डिटेल में आपने बातों को समझाया. बहुत ही छोटा सवाल है, हालांकि आपने थोड़ा क्लियर कर दिया है. जो रिसर्च पेपर को लेकर यूजीसी केयर लिस्ट है उसके बारे में, कि जो क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है उसमें क्या जो केयर लिस्ट वाले पेपर नहीं है उनको भी डाल सकते हैं, या जो पीयर रिव्यूड और केयर लिस्ट वाले नहीं है उनको हम सिर्फ क्वालिटेटिव वाले में ही दिखा दें? ऐसा है ना कि अब इवैल्यूएशन तो देखिए उनको करना है, लेकिन जैसे जब हम लोग आंसर देते हैं तो हमें जितना भी आता है हम तो लिख ही देते हैं, और फिर वो इवैल्यूएट करने वाला उसको जो समझ में आ रहा है वो करे. तो आपके पास जितने भी तरह के पब्लिकेशन है, मतलब जो यूजीसी केयर वाले हैं, हम तो ये कहेंगे कि आप उसे भी लिख दीजिए, उसमें जो पीयर रिव्यूड है उसे भी लिखिए, और अगर कोई दूसरे भी हैं तो उसे भी आप तो लिख ही दीजिए. जब आप करेंगे तो आप तो लिख दीजिए, और फिर उन्हें जो भी करना है, अगर उन्हें केवल यूजीसी केयर करना का है तो वो यूजीसी केयर कर लें, क्योंकि इनकी भी पॉलिसी बीच बीच में बदलती रहती है. तो पता चला कि आपने तो लिखा ही नहीं, केवल यूजीसी केयर वाले लिखे और बाकी आपने छोड़ दिए, जबकि आपके पास थे और उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली
और उन्होंने कहा नहीं हम तो पीयर रिव्यूड को भी देख रहे हैं, तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो इसलिए आप तो उसमें सब लिख दीजिए, बाकी उनको जो करना होगा वो कर लेंगे। उसमें फिर एक वो मेरा लिंक भी मांगते हैं, जैसे जो भी यूजीसी केयर लिस्ट के होते हैं तो उनका एक डीओआई नंबर होता है ना, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर बोलते हैं, डीओआई नंबर बोलते हैं। जैसे जो भी पेपर ऑनलाइन होंगे तो उसका एक लिंक होता है ना, जैसे उस लिंक से हम सीधे वहीं चले जाएंगे, तो वो लिंक भी वो मांगते हैं, तो वो लिंक भी उनको प्रोवाइड कर दीजिए अगर है तो। ठीक है, थैंक यू मैडम। ठीक। Now next, हम्म। fifth one, student support and progression. Dr. Satish ji, Dr. Satish ji, ask you. नमस्ते मैडम। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया और काफ़ी सारी जानकारियाँ दी है। और मैडम मेरा स्टूडेंट सपोर्ट है और मेरा पॉइंट है 5.1.1। ये 5 पॉइंट ये स्कॉलरशिप बेस्ड है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैम इन्होंने लिखा हुआ है कि जो गत 5 वर्षों में जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों से छात्रवृत्ति का जो औसत प्रतिशत है, लेकिन एक मार्क किया हुआ है कोष्टक में कि आरक्षित श्रेणियों के लिए जो सरकारी लाभ दिया जाता है उसके अतिरिक्त वाले छात्र, तो इसका क्या समझू मैडम? क्या जो SC ST OBC को मिलता है उनको नहीं कंसीडर करना है या सिर्फ EBC को ही कंसीडर करना है, यानी EWS को ही कंसीडर करना है? तो मैडम इसको थोड़ा सा ये पूछ रहे क्लियर कर हैं दीजिए कि इसमें कौन से बच्चे। इसमें ये कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बेनिफिटेड बाय स्कॉलरशिप्स एंड फ्री शिप्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ड्यूरिंग लास्ट 5 years। ठीक है, तो इसमें तो केवल ईयर और नंबर जैसे पूछा जा रहा है। आपके उसमें टेम्पलेट में क्या लिखा हुआ है? ईयर और नंबर ही तो पूछा गया होगा। आपके पास टेम्पलेट है क्या? उसी का मैडम मेरे पास टेम्पलेट और SOP नहीं है, जो हमें वितरित नहीं हुई है। तो मैं आशा करूंगा कि अब वितरित हो जाएगी। और इसमें से मैडम एक मार्क उन्होंने कर रखा कि अतिरिक्त आरक्षित श्रेणियों के लिए जो सरकारी स्कीम है उसके अतिरिक्त छात्रों, यानी जो आरक्षित वर्ग है उनको नहीं शायद इंक्लूड करना है। नहीं उनको भी करना है। अदर को इंक्लूड करना है जिनको बेनिफिट हुआ है। नहीं आप सबको कीजिए उसमें। इसमें देखिए जो इसका जो टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट में देखिए ऐसे लिखा हुआ है। मैनुअल है, मैं उससे आपका मैनुअल हमको लग रहा है कि पुराना मैनुअल है, तो वो आपके जो त्यागी जी हैं वो हमको भेजेंगे, आप वाला मैनुअल है ना, और तब हम उनको देख के बताएंगे कि आपके पास सही है कि गलत है, क्योंकि अब बहुत ही वो शॉर्ट हो गया है। तो लेकिन उसमें जो भी है उसमें आपको मतलब वो डेटा तो देखिए सारे हमेशा भरने होते हैं, SC ST वाला भी भरना है, और अगर SC ST के अलावा कोई है तो वो भी भरिए। इसके अलावा जैसे अगर कॉलेज रिकॉर्ड रखता है, जैसे ये गौरा देवी स्कॉलरशिप भी बच्चों को बहुत मिलता है, आपके यहाँ भी लड़कियाँ खूब कराती होंगी, ये तो बहुत सारी लड़कियाँ मेरे यहाँ भी कराती हैं, तो उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो सेना में होते हैं, उनको सेना की तरफ से मिलती है स्कॉलरशिप, तो ऐसे बच्चों का भी डेटा मतलब अगर आपके पास है, लेकिन आप वही डेटा रखिए जिसका आपके पास डॉक्यूमेंट हो। जैसे कभी कभी होता है कि हमें पता होता है पर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर हम कैसे प्रूव करेंगे? तो ऐसे जो भी स्कॉलरशिप हैं अलग अलग जगहों से जो भी मिलते हैं, तो उनका डेटा रखिए, और फिर वो चाहे SC ST OBC या जो जनरल के कैंडिडेट हैं तो भी जितने भी हैं सबका आप उसमें दीजिए। जी मैडम, जी थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ, 5th में हो गया इनका। और बताइए और कोई? नेक्स्ट छठवां किसका है? छठवां क्राइटेरिया नंबर 6। अरे माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए। 6th one, governance, leadership and management. Ma'am, thank you very much. You have cleared everything. ठीक I have no problem in this topic. Now I am inviting the last one, 7th, institutional values and best practice. S. Bhadola or Prohit ji. May I ask? थैंक यू मैडम। हाँ, वैसे तो सब कुछ क्लियर हो गया है, और इसमें एक छोटी सी क्वेरी थी मैम। इसमें इन्वायरमेंटल ऑडिट है 7.1.6 में, तो हम किस एजेंसी जी इन्वायरमेंटल ऑडिट, ग्रीन ऑडिट या एनर्जी ऑडिट से रिलेटेड है ये? अब ये वाला जो है ना 7.1.6 कह रहे हैं ना? जी मैम। हाँ, अब ये देखिए है नहीं इसमें, ये इसमें नहीं है।
लेकिन ये वाला पॉइंट 7.1.3 में है, तो हम आपको बता रहे हैं। इसमें ये करना होता है कि जैसे अभी हम लोग जब नैक के वर्कशॉप में गए थे, तो वहाँ पे हम लोग को ये बताया गया कि ये ऑडिट के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत लंबी चौड़ी मतलब गवर्नमेंट की एजेंसीज आके करें। आप लोकल लेवल पे ही जैसे आप कुछ टेम्पलेट्स ढूंढिए। अब तो हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है। जैसे आप एक गूगल में ऐसे ही टाइप कर दीजिए कि ग्रीन क्वेश्चनआयर फॉर ग्रीन ऑडिट, तो एक आप अपना ग्रीन ऑडिट के लिए एक वो बना लीजिए, कुछ क्वेश्चंस तय कर लीजिए आप अपने से, है ना, कि ये क्वेश्चन जैसे कि आपके यहाँ ग्रीन ऑडिट का में मतलब कि देखिए कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि वाटर सैनिटेशन का होता है और वाटर कंजर्वेशन का होता है, जैसे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है, और उसके मतलब ग्रीन प्रैक्टिसेस आपकी कितनी है, जो सोलर पैनल्स का है कि वो आपके यहाँ है कि नहीं, रिन्यूएबल सोर्सेज हैं कि नहीं, उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या सिस्टम है, या कोई कंपोस्ट पिट भी है, कंपोस्ट बनाने के लिए है। ऐसी कई चीज़ें जैसे आप अपने से पहले तय कर लीजिए कि हमारा ग्रीन ऑडिट में ये चीज़ें आएंगी। एनर्जी ऑडिट में जैसे वही हो गया कि आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो किस लेवल के हैं। जैसे अब इक्विपमेंट्स का भी लेवल होता है ना, कि वो कुछ होते हैं, जैसे एलईडी बल्ब्स हैं, क्या अभी भी आप एलईडी बल्ब के अलावा जो बड़े वाले बल्ब आते थे पुराने वाले वो यूज़ करते हैं, या टोटल कितने बल्ब हैं, उसमें से कितने जो है एलईडी बल्ब हैं और कितने वो पुराने सिस्टम वाले हैं। जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो कितना एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स, जैसे फ्रिज होती है ना, तो देखते ही हम लोग कितनी इस स्टार की उस स्टार की होती है। तो ऐसे आप अपने से एक क्वेश्चनआयर तैयार कर लीजिए, और फिर आप अपने से ही प्रिंसिपल सर से कह के एक आप कमेटी बनाइए, जो कि ग्रीन मतलब उस कमेटी को इनवाइट कीजिए अपने यहाँ ग्रीन ऑडिट करने के लिए। अब अलग अलग नहीं तो एक ही कमेटी से आप सारा ऑडिट करा लीजिए, जैसे ग्रीन ऑडिट भी करा लीजिए, एनर्जी ऑडिट भी करा लीजिए साल में एक बार। तो उसमें ऐसे लोगों को रखिए जो थोड़े उससे रिलेटेड हो, और थोड़े मतलब पद में मतलब अच्छे पद पे हों। जैसे कोई बिल्कुल ऐसे जूनियर से किसी भी आदमी से तो नहीं कराना है, जैसे किसी दूसरे कॉलेज का जो सीनियर कोई प्रिंसिपल है, या जैसे मान लीजिए उरेडा है एनर्जी के लिए, जैसे उरेडा का कोई अधिकारी है उसे बुला लिया। तो ऐसे दो तीन लोगों की एक कमेटी बना दीजिए, या कोई नगर पालिका से कोई है उनको रख लीजिए। तो ऐसे कमेटी बना के प्रिंसिपल लेवल पे ये काम हो जाएगा। उनको इन्वाइट कीजिए, अपना क्वेश्चनआयर दीजिए, और उनसे पहले ही क्वेश्चनआयर आप डिस्कस कर लीजिए। पता चला कि उन्होंने कह दिया कि जो आपने क्वेश्चनआयर बनाया इसमें तो कमी है, तो आप पहले ही कमेटी बना के उनसे क्वेश्चनआयर डिस्कस कर लीजिए कि ये पॉइंट्स होंगे, इनमें आपको मार्क्स देने हैं। तो वो आपको मार्क्स दे देंगे, तो वो आपकी ऑडिट हो गई। मान लीजिए 100 मार्क्स का है तो आपको कितने मार्क्स मिले, तो वो एक हो गया कि हाँ हमने ग्रीन ऑडिट कराई है। एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल ऑडिट हो गई। इंटरनल ऑडिट करानी है तो अपने कॉलेज में ये कमेटी बना लीजिए, वो इंटरनल ऑडिट कर देगा, और फिर एक्सटर्नल के लिए बाहर से लोगों को इन्वाइट कर लीजिए। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Now I am inviting Dr. Devesh Prasad Bhatt ji, the principal of our college, for thanks to the madam. थैंक यू। मैडम का मैं किन शब्दों में धन्यवाद ज्ञापित करूं। आपने हमारे साथियों की बहुत सारी क्वेरी थी, और इन्होंने कहा था कि टाइम इतना हो जाएगा कि बजाय लेक्चर के क्राइटेरिया वाइज करें, लेकिन मैंने तो देखा कि अब तो इन्होंने सब इनकी तो बोलती बंद होगी। इसका मतलब आप एक्सप्लेन कर दिया कि फिर क्वेश्चन ही खत्म होगी। आपने वास्तव में 7 क्राइटेरिया को 1 बाय 1 करके डिस्कस किया, और फिर जरूरत ही नहीं पड़ी इतनी ज़्यादा की पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, सारा एक्सप्लेन हो गया। तो मैं इनका आपके इस लेक्चर, इतना सुंदर इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल लेक्चर के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जैसे आपने बताया कि कई सारी चीज़ें वास्तव में हमारे साथी नहीं हमें भी क्लियर हुई। कई सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, जैसे हम वो भी तो कराते हैं, जैसे सालाना सत्यापन कराते हैं, वो भी तो एक ऑडिट ही हुआ, फिजिकल वेरिफिकेशन जी। इसके अलावा हमारे भदूला जी अभी 7 पॉइंट में जो क्या कहते हैं 7 क्राइटेरिया बता रहे थे, हमने 1-2 एजेंसी किया, और लगातार उनके फोन, मेरे पास तो मेल भी आ रहे हैं कि उनका पूरा वो है क्या कहते हैं कोटेशन है कि इतना रुपया लेंगे, इतना लेंगे, फला कराएंगे। तो हम देखते हैं कि अगर वो हमारी रेंज में आता है तो उससे हम कर सकते हैं ग्रीन ऑडिट। इसके अलावा जैसे हमारे अगल बगल के कॉलेजेस हैं, वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, उनसे भी शायद हम करा सकते हैं। जैसे कई जगह है, जैसे ये बॉटनी डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, इंफॉर्मेशन आपने दी, कई चीजें ऐसी है कि जो मुझे लगता है कि मुझे भी नहीं जानकारी नहीं थी।
और मुझे जिसे बताया कि आपको तो बड़ा अनुभव है ऋषिकेश से। और मुझे भी याद आ गया जो अभी आपने रजिस्टर, मुझे तो ध्यान में नहीं था, मैंने तो खुद जो है कई बार लेक्चर दिए। हमारे पास ऋषिकेश में भी 2 ही आईसीटी थी, एक तो साइंस वाले उसमें थी और एक आर्ट्स में थी। तो जहाँ भी जाते थे फिर बच्चे पूरे के पूरे एमएससी के जाते थे और फिर वहाँ लेक्चर दे करके फोटोग्राफी और तो बच्चे कहते थे कई बार कहा कि ये तो पूरा सा ड्रामा जा हो रहा। मैंने कहा जो भी हो, बहरहाल इस फोटोग्राफी की करिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमारे यहाँ वास्तव में एक्टिविटीज हो रही है। इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस में भी हम लोग करते हैं, योगा कराते हैं, मॉर्निंग में कराते हैं इस तरह के। तो जो टीचर्स डायनेमिक है, बहुत ही इन्वॉल्व। लेकिन वही है कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे लेवल पर लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है। ये डॉक्यूमेंटेशन हमको सुधारना है और आपने हमको काफी मोटिवेट कर दिया इस डॉक्यूमेंटेशन को, कैसे हाउ टू डू दिस डॉक्यूमेंटेशन। तो मेरे ख्याल से अब किसी की भी कोई समस्या नहीं रहेगी और सभी लोग स्वयं सेल्फ डिसिप्लिन होकर इस कार्य को करेंगे। आपका लेक्चर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा। आपको हमने बार बार अभी तो बल्कि आपको परेशान करते रहेंगे। और वैसे आपसे कहा था कि पर्सनल उसमें तो मैं बात कर ही सकता था, लेकिन सभी साथियों के कलेक्टिव वे में आपसे जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपको किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूँ। हम तो चाह रहे थे कि आपको हम यहाँ बुलाएं, लेकिन ये है कि अगर आप गर्मियों के मौसम में अगर आ सकें तो बहुत ही सुंदर होगा। आगे देखेंगे सर, जरूरत होगी तो आप ही जाएंगे, और अगर ऑनलाइन व्यवस्था चल रही है तो ठीक है। आप बुला लो सर एक बार। आप लोग और तैयारी कर लीजिए, फिर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच, अच्छा सर, सो काइंड ऑफ यू। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते।